तो कुछ ही देर में हम एक बहुत ही खूबसूरत मकाम पर आपको लिए चलेंगे। हमारी घड़ी 11:30 बजा चुकी है और जिस जगह जा रहे हैं वहाँ 10:30 बज रहे हैं और हिंदुस्तान में और बर सगीर में गालिबन सुबह रात के 9 बजे चाहते हैं। तो हमारे मेहमान भी आ गए। तो रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी व दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक रोशन सुबह है। सुबह 24 डिग्री की तमाजत। हमारे समर के दिन थोड़े रह गए। ये आखिरी हफ्ता चल रहा है, आखिरी हफ्ते चल रहे हैं और साहिब दिल साहिब लबे समंदर और साहिल की तरफ जा रहे हैं। कुदरत की ये नारंगी अपनी मिसाल आप है। मुस्कुराइए कि घंटा डेढ़ के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक खुश जमाल, खुश ख्याल, साहब तर्ज, नॉवल निगार, फलसफा तराज, मीडिया जर्नलिस्ट और कमिटेड फिजिशियन से हुआ चाहती है। डॉक्टर बुलंद इकबाल एक इल्मी खानवादे से ताल्लुक रखते हैं। आप आलमी शोहरत याफ्ता और हर दिल अजीज शायर, ड्रामा नवीस और स्क्रीन राइटर हजरत हिमायत अली शायर मरहूम के लायक फर्जंद अर्जुमंद। बुलंद इकबाल जितना लिखते हैं इससे 100 गुना ज्यादा पढ़ते हैं। काश मैं भी ऐसा कर पाता। इसका अमली सबूत इनका टीवी प्रोग्राम दी लाइब्रेरी है। इसके साथ बेशुमार इल्मी, नफ्सियाती, तज्जियाती और साइंसी टीवी डिबेट्स और प्रोग्राम्स डॉक्टर खालिद सोहेल के हमरा खूब करते हैं। हम सबों के लिए इल्मी आमुख्ता हर हफ्ते या हर 15वें दिन पेश करते रहते हैं। मौसूफ की इल्मी फतूहात और तसनीफात पर तो बेशुमार इंटरव्यूज हो चुके हैं। आज हम द मेकिंग ऑफ डॉक्टर बुलंद इकबाल पर बात करेंगे। आइए इनका इस्तकबाल हिमायत अली शायर के शेर से करते हैं। अजल से एक अजाबे कबूल और रद में हूं, कभी खुदा तो कभी ना खुदा की जद में हूं। वेलकम टू आवारगी विद दानिश। जिगर डॉक्टर बुलंद इकबाल भाई साहिब, आदाब, मिजाज गिरामी। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे याद रखा। सच पूछिए तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि तस्वुर में नहीं था कि यहाँ पर बैठकर आपसे बात करूंगा। इससे अच्छा इंटरव्यू आपका नहीं होगा। ये मैं पहले गारंटी दे रहा हूं। दोस्तों को बता दूं कि हमारे बुलंद इकबाल भाई इस वक्त कैनकुन में के किसी खूबसूरत बरामदे में विराजमान हैं और फैमिली के लोग सुबह के 10:30 बजे हैं वहां, और फैमिली के लोग जबरन कहरन मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। तो सबों का शुक्रिया। तो इससे पहले कि गुफ्त शुनीद का सिलसिला दराज हो, आइए कुछ दिलचस्प तस्वीरें शेयर करते हैं और फिर इसके बाद बातचीत होगी। खुशामदीद हजरत। चलिए साहब, पहली तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसके बारे में बताइए दोस्तों को। ये तस्वीर बहुत पुरानी है, लगभग 30 साल तो पुरानी होगी। जी जी। अम्मी डैडी की है। ये हमारा ड्राइंग रूम था, जिसको हम लोग यहाँ लिविंग रूम कहते हैं। डैडी ने एक बड़ी अच्छी सी वो बनाई हुई थी, एक शोकेस काइंड ऑफ थिंग, लाइक गैलरी जिसमें टाइप की। उनके सारे अवार्ड्स जमा कर दिए थे। सारे तो फिर भी नहीं जमा हुए थे, क्योंकि अलग से एक अलमारी मौजूद थी, लाइब्रेरी जो उन्होंने बनाई थी 3rd फ्लोर पे, उसमें बहुत सारे अवार्ड्स थे। कुछ सीधा सीधा अवार्ड्स यहाँ रख दिए थे, कुछ शील्ड्स यहाँ रख दी थी, और अम्मी डैडी एक बार ऐसी सोफे पे, तो उस वक्त का शॉट है ये, और बहुत यादगार तस्वीर है। मगर ये है कराची की? जी, ये है हाँ, कराची, कराची हमारे घर की लिविंग रूम या ड्राइंग रूम की तस्वीर।
वाह, बहुत अच्छी तस्वीर। ये बड़ी यादगार तस्वीर है। मुझे तो उस वक्त अंदाजा था कि मैं, ये तस्वीर मेरी जिंदगी भर का एक बहुत बड़ा यू नो बैक वक्त, मैं कहूँगा कि प्लेजर भी, और बहुत बड़ा एक अलमिया भी, एक बहुत बड़ी नॉस्टैल्जिया भी, एक बहुत बड़ी याद भी, और एक बहुत बड़ी क्या क्या बातें इसके पीछे होंगी। लेकिन ये मंजर कुछ यूँ था कि हम लोग शाम में कहीं बाहर निकलने वाले थे, शायद डिनर वगैरह पे, और डैडी जो है वो नीचे आए थे अपने कमरे से और बैठे थे लिविंग रूम पे। तो मैंने उनसे एज यूजुअल, मैं अक्सर उनके जूते पहना दिया करता था उन्हें, तो मैंने उनके जूते पहनाए उन्हें, और कोई बच्चा था वहाँ पे या छज्जिया थी, तो उसने तस्वीर खींच ली। मैंने कहा यादगार तस्वीर है, डैडी के पैरों में बैठा हूँ मैं, उनके कदमों में, तो ये बहुत मेरी तस्वीर है, बस यूं बन गई। बहुत अच्छी बात है ये हमारे हजरत। ओकविल की तस्वीर है, हमारे ओकविल का जो लिविंग रूम है अच्छा। वहाँ की जी। नहीं, मैं सरवन पूत ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, कुछ तस्वीरें देख के ही कह रहा हाँ, हूँ। अब याद आती है तो जाहिर बात है, बहुत सी बातें पुरानी हैं ओहो। कभी दिल वो हो जाता है। ये तो ये तो मेरी शादी के वक्त की तस्वीर क्या बात, है। यानी ये शादी के लिए ये ये तस्वीर भेजी गई थी? क्या, ये मेरा वलीमा वलीमे वाला दिन था। अच्छा, और वली हम में। डिनर में, मतलब सुबह, सॉरी शाम में, हम लोग, वो तकरीब शुरू हुई थी और मैं और शजिया हम दोनों बैठे थे। तो मैंने उस पर लिखा भी था, कभी हम भी नौजवान थे, ऐसे ही थोड़ी थे हमेशा हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ऐसे नहीं थे हमेशा, पहले अच्छे भी थे ये मैं अस्पताल में काम कर रहा था, ये यहीं की है, अपने उकविल। ओकविल अच्छा। हॉस्पिटल में, शायद वहीं बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था, फाइल वगैरह देख रहा था, और बस बैठे बैठे एक तस्वीर खींच ली बिना किसी रीजन के, यूं ही, कुछ खास नहीं, मगर अस्पताल की तस्वीर वाह, हैप्पी फैमिली। ये हम लोग हैं, मैं, शजिया, मेरे साथ एक तरफ जुजैर है मेरा बड़ा बेटा, जो अब माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में आ गया है। इसने ग्रेड 12 कंप्लीट किया, 18 ईयर्स हो गए ये। और माशाल्लाह। दूसरी तरफ जेवियर है, दूसरा बेटा मेरा ये बड़े आर्टिस्ट टाइप के हैं, इन्होंने बड़े लंबे लंबे बाल कर लिए हैं अब, और ये अभी 12 साल के ही हैं, मगर बहुत खूबसूरत तस्वीरें बनाते हैं। इनमें बिल्कुल वो कहते हैं जेनेटिकली वो आर्ट आया है, बड़े एक्सप्रेशनफुल। नीचे मेरी बेटी एलाना है, जो अब माशाल्लाह ग्रेड 9 में आई हैं, और ये भी जो है बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत खूबसूरत तस्वीरें बनाती हैं, और ये मेरे को ज्यादा, मुझसे बहुत ज्यादा अटैच हैं, और मुझ जैसी डॉक्टर बनना चाहती हैं, क्या क्या कुछ इनके प्लान्स हैं। और ईशल मेरी सबसे छोटी बेटी है, ये इस वक्त 6 साल की है। इसकी वजह माशाल्लाह। से घर में रौनक है, और इसकी वजह से ही मैं अभी तक वैसे के वैसा ही हूँ जैसे पहले था अरे वाह, ने मुझे माशाल्लाह, सदाबहार जवान रखा हुआ है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। चिली साहब, कुछ ये किताबें देख ली जाएं। मेरी पहली किताब है, फरिश्ते के फरिश्ते आंसू। के आंसू। गुड। और इसका नाम मैंने फरिश्ते के आंसू जरूर, एक कहानी फरिश्ते के आंसू पर रखा था, मगर असल में इसका एक स्पेक्ट्रम यूं भी था कि शायद मेरे सबकॉन्शियस में मैं शायद अपने आप को फरिश्ता समझ रहा था अच्छा। और ये आंसू नहीं थे, ये मेरे वो एक्सप्रेशंस थे जो फॉर सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट अंदर हो गई थी इमोशंस की। और अम्मी की डेथ के बाद मैंने 3-4 साल के बाद लिखी थी ये किताब, तो ओहो। उसमें वो एक बात थी कि फरिश्ते के आंसू, मगर ये आंसू समाजी एतबार से और कई एतबार से, क्योंकि कहानियों के तो बहुत सारे Shades डायमेंशन होते होते हैं। हैं, और इसमें तो बहुत सारी कहानियां थी, तो उन तमाम डायमेंशंस को मैंने कहा कि एक कहानी के नाम से मैं कवर अप कर सकता हूँ, फरिश्ते के आंसू। तो मुझे लगा कि कई बार, हाँ, ये बड़ी यादगार किताब है मेरी, 51 कहानी। ये आई थी 2015 में, और इसका नाम तजवीज़ किया था मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी ने। वाह। मैं थोड़ा सा रुका था, मैंने कहा मुशर्रफ भाई मेरी क्या, क्योंकि वो मेरी मदद कर रहे थे, दिल्ली में थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे मसवदा भिजवा दो, बुलंद मैं तुम्हारी किताब चाहता हूँ इंडिया में छपे, और वगैरह वगैरह। उन्हें मेरी कहानियाँ बहुत पसंद आती थी, खैर उनका मैार मगर ये कि जब किताब छपने लगी तो मैंने उनसे कहा कि मुशर्रफ भाई किताब का नाम क्या वही रख दूँ या कुछ और रख दूँ? कहने लगे यार मेरी 51 कहानियां रख दो, इसमें तुम्हारी 51 कहानियां। नहीं, तो अच्छा मैंने नाम है। हाँ बहुत क्या, अच्छा नाम। अच्छा यूनिक। इट्स मैंने यूनिक। मुस्कुराते हुए कहा था 51 के ऊपर लोग कहेंगे कि ये जो रस्में होती है ना शादी की, उसमें 51 एक अवन। से हाँ। हंसने लगे, कहने ठीक। ये मेरा नॉवेल टूटी हुई दीवार आज से 4-5 साल पहले आया था। ये मेरा पहला नॉवेल था, पहला तजुर्बा था, सियासी मौजू था, और सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बैकग्राउंड में, और एक सिनेमाग्राफिक टाइप का मैंने नॉवेल लिखने का तजुर्बा किया था, और टूटी हुई दीवार इसका नाम रखा था।
और ये मौजू वही था जो हमारे मुल्क में है, यानी रेसिज्म के ऊपर और सेक्टरिज्म के ऊपर। जो कुछ भी आया हमें अफगानिस्तान की वार में शामिल होने की वजह से, और किस तरह हम डिग्रेड होते चले गए, किस तरह हमारी सोसाइटी तबाह बर्बाद होती चली गई, किस तरह से ज़िया उल हक साहब की वजह से हमारे यहाँ ऑर्थोडॉक्स और एक किस्म की मेंटालिटी डेवलप हुई, जिसकी वजह से पिछले 20-30 सालों से हम जहनी तौर पर मैं कहूँगा कि जो हमारा फ्रोजन स्ट्रक्चर बन गया, तो हमारी ग्रोथ नहीं हो पाई, जो हमारी बिल्कुल वो उसके बैकग्राउंड में। तो एक पॉलिटिकल टाइप का नॉवेल था, और अपने तौर पर मैंने अपना एक मौजू बनाने की कोशिश की, टूटी हुई दीवार। ये मेरे आर्टिकल्स हैं, मेरे मज़ामीन थे, मेरे खुतूत थे, कुछ दोस्तों को लिखे थे, कुछ किताबों पर लिखे थे, कुछ शख्सियात पर लिखे थे, कुछ इंटरव्यूज मुझे बहुत अच्छे लगे थे, डॉक्टर मुबारक अली के साथ, परवेज भूत भाई के साथ, अपने डॉक्टर खालिद सोहेल के साथ, आपके साथ। तो वो कुछ बहुत सारी बातें थी जो मुझे बहुत ऐसी थी जो बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा यार इन्हें किताब की शक्ल में कर लेता हूँ। तो सारे मोहब्बतनामे मेरे मोहब्बतनामे थे जो आप लोगों के नाम। वाह वाह। दोस्त यार अक्सर पूछते हैं कि यार इसमें वो वाले मोहब्बतनामे भी शामिल हैं। मैंने कहा नहीं, वो नहीं शामिल है, वो मैं कभी शामिल नहीं करता। खोए हुए ये सफ़ात नॉवेल है जी, ये 6 महीने पहले छपकर आया है, खोए हुए सफ़ात। और ये बस समझिए अभी ही आया है, तो अभी देखते हैं किस तरफ जाती है बात। मगर इसका डायमेंशन और मुख्तलिफ है, इसकी बात ज़रा दूसरी तरफ है। ये मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा वेस्ट की तरफ आऊँ, वेस्टर्न सारा का सारा स्ट्रक्चर देखूँ, किस तरह से पिछले 50 से 100 साल के दौरान जो सियासी बड़े बड़े मसाइल, बड़ी बड़ी जंगें आई, स्पेशली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, जिस तरह से यहूदियों के साथ मसाइल आए, और फिर उसके इम्प्रेशंस किस तरह से हमें सारी दुनिया में फैलते हुए नजर आए। लेकिन बुनियादी तौर पर नॉवेल का मौजू यही था कि जंगें जो होती हैं वो मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज की वजह से होती हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से होती हैं, मगर उसमें जो आम लोग होते हैं, हम जैसे लोग होते हैं, जो बेचारे जद में आ जाते हैं, पिसते हैं। जी हाँ, जो पिसते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट नॉवेल है, बहुत मजे का है। मैंने वहां से शुरू किया और हमारे मशरक़ी पाकिस्तान तक आया कि किस तरह से मगरबी पाकिस्तान की और मशरक़ी पाकिस्तान के मसाइल आए, और किस तरह से कश्मीर का मसला आया। तो ये सारे इंप्रेशंस ऑन द बैकग्राउंड उसी डायमेंशन में। नहीं साहब, ये कंदे मुकर्रर की तरह मैं दोबारा इसको पढ़ा मैंने, तो बहुत ही मुझे तो बहुत मजे का लगा। जी हाँ, बहुत ही अच्छा नॉवेल। ये इसके इंग्लिश में भी अच्छा जी, ये इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये एक खातून है अपने लखनऊ में, जी हाँ, उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया है। अंजुम नाम है उनका, बहुत खूबसूरत ट्रांसलेशन किया है, बहुत अच्छा। तो मैं इसको जल्दी, थोड़ा एडिटिंग के प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, इसको जल्दी पब्लिश कराऊंगा। मुबारक। ये डैडी की किताब है, आईना दर आईना के तौर पे लगा दिया है हमने। जी हाँ, आईना दर आईना, ये बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। जी हाँ, ये डैडी की ऑटोबायोग्राफी है नज़म की फॉर्म में, मगर हाँ, ये कोई 2000 से 3000 अशार पर है। और आई डाउट के, या मे बी दिस इज द ओनली वन कमजोर हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि उर्दू शायरी में डैडी का ही ये एक तजुर्बा है कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी नज़म के अंदाज में लिखी। जी हाँ, जी हाँ, ये बिल्कुल यूनिक चीज है। जी हाँ, जी, ओह माशाल्लाह। ये टीवी प्रोग्राम्स में जो करता रहता हूँ अक्सर बेशतर कनाडा वन टीवी पे। ये अम्मी की याद में मैंने एक प्रोग्राम किया था, मिराज नसीम वर्चुअल हॉस्पिटल। एक्चुअली अम्मी के नाम पर इस पे हम इस पे तफसीली बात करेंगे, तो अभी इसको सस्पेंस है। ये बड़े तस्वीर हमने ले ली थी, लगा लिया। तो चलिए साहब, जबरदस्त सुबह का नाश्ता बहुत जबरदस्त हुआ। क्या बात है, हर तरह की डिश मौजूद थी। तो एक फॉर्मूला सवाल मैं तमाम दोस्तों से जितनी इंटरव्यूज होते हैं उसमें करता हूँ कि साहब ये जो कोविड-19 मैं कहता हूँ सीरीज चल रही है, अभी तक मामला उसका खत्म नहीं हुआ, तो ये आपके लिए रहमत थी या जहमत? आपका तजुर्बा कैसा था? सर जहमत तो बहुत थी, ऐसा नहीं, रहमत किसी भी उन्वान से नहीं थी। सच्ची बात तो ये है कि मैं हॉस्पिटल प्रैक्टिस करता हूँ, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा सिक पेशेंट आते हैं, तो सबसे ज़्यादा रिस्की इन्वायरमेंट में रहा इस पूरे अरसे में। तो बहरहाल एक पॉलिटिशियन तो थी हर इंसान की तरह कि भाई जिंदगी मौत का मसला है। अच्छा, फिर दुनिया भर की अफवाहें बाहर मुझे नज़र आती थी, और हॉस्पिटल में इन्वायरमेंट दूसरा नज़र आता था। इंटेंसिव केयर में सिक पेशेंट नज़र आते थे। तमाम तरह डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के बाद भी डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन नहीं बन पाता था। तो
तो हम उसको कोविड कह दिया करते थे, क्योंकि बिल्कुल हमने उसके साथ इर्तिका किया ना, डायग्नोसिस के साथ और मैनेजमेंट के साथ, वैक्सीनेशन भी आई, थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट भी आई, पेशेंट्स भी जिस तरह से, तो वो सारे मनाजिर पिछले 3 साल में मेरी नज़रों के सामने हैं। और वो सारी अफवाहें भी जो मैं देखा करता था, क्योंकि मीडिया से कनेक्टेड था, पाकिस्तान इंडिया की तमाम खबरें आ रही थी, लोग मर रहे थे, सारे वेस्ट में लोग मर रहे थे, इस मौजू पर बार बार बात हो रही थी, मगर उसके बाद पोट पटांग बातें, नॉन साइंटिफिक बातें, और उसके हवाले से पॉलिटिकल उसकी एक अपनी जो बायस थे, उन तमाम बातों की वजह से, और फिर लोग जो मरते थे सामने और उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाती थी। और यकीन माने, लाइक मरीज 2 लीटर ऑक्सीजन पर आया और कुछ ही देर में 10 लीटर पे चला गया और फिर वेंटिलेटर पे गया और अल्लाह को प्यारा हो गया। और ये हुआ है मेरे सामने, मगर यू नो, और मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से आपके हाथ टाई हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि एक सख्त माहौल में जब आप सर से लेके पाँव तक कवर्ड अप है बिकॉज ऑफ लाइक टू अवॉइड इन्फेक्शन, और उसके बाद एक पॉल्पिटेशन, जैसे मैंने कहा भाई हमारे भी बच्चे छोटे हैं, हम भी जीना चाहते हैं यार, और हम नहीं चाहते कि इन्फेक्शन घर लेकर जाए, खुदा ना खास्ता बच्चों को ना हो जाए। तो वो एक बड़ा हेक्टिक टाइम था और बहुत पेनफुल था। इस लिहाज से तो बहुत बड़ी जहमत थी, ब्लेसिंग तो कहीं से भी नहीं थी। मुश्ताक अहमद यूसुफी का जुमला याद आ रहा है कि साहब पाकिस्तान के अफवाहों की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो अक्सर सच होती ये अफवाहें जो थी उसमें सच्चाई भी बहुत सारी थी। हमारे यहाँ जोक और जैसे कहते हैं ना लताइफ और अशार में ही कहा जाता है। हाँ और आजकल वो वीडियो क्लिप्स में हाँ, जिसमें गुजरती है वो जानता है मुझे। नहीं, इस पे मेरा एक शॉर्ट प्ले, सोलो प्ले बहुत अच्छा है, एक डॉक्टर के ऊपर। इत्तेफाक है कि मैं भूल गया आपको कि या खुदा मैं और कितना झूठ बोलूं। तो डॉक्टर कन्फेस कर रही है लड़की के, क्या जो लोग मर रहे हैं, मैं घर वालों को कह रहे हैं सब ठीक है मुझे, मगर ठीक नहीं है। तो उस पे वो छोटा सा प्ले है, मैं भेजूंगा आपको। हाँ, तो साहब आपकी मुस्कुराहट बताती है कि फलसफी डॉक्टर का बचपन बड़ा शरीर था। तो कहाँ गुजरा आपका बचपन? बचपन अच्छा गुजरा, बहुत मजेदार, क्योंकि पाकिस्तान में गुजरा, उसकी सबसे बड़ी बात ये थी। कराची में गुजरा, उससे भी बड़ी बात ये थी। शाह फैसल कॉलोनी में गुजरा, उससे भी अच्छी बात थी। गली कूचों में लट्टू खेलते हुए, कंचे खेलते हुए गुजरा। आपको एक छोटा सा लतीफा सुनाता हूँ। एक बार गली में से आ रहा था, कोई एक और बच्चा भी मेरे साथ मुझे नजर आया, उसके पास एक बोतल थी, उसमें कुछ तेल नजर आया, कुछ था, वो बेचारा घर लेके जा रहा था। मैं भागता हुआ गया और मैंने कहा ये इसमें क्या है? मेरी उम्र होगी कोई 8-9 साल। कहने लगा नजर नहीं आ रहा है, इसमें मट्टी का तेल है। मैंने कहा अच्छा। मैंने चुपके से मट्टी उठाई, मैंने कहा मट्टी का तेल है तो मट्टी डालो ना इसमें। और मैंने उसे मट्टी डाल दी। अब वो रोने लगा, कहने लगा मेरा तेल खराब कर दिया। भागता वो मेरे पीछे पीछे आया। अब देखिए आप मेरी खुश नसीबी, जिस शख्स से सबसे पहले मैं टकराया ये शरारत करके, वो मेरे अब्बू थे। डैडी ने मुझे साइड से पकड़ा, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा जी मैंने, तो बच्चे ने कहा कि देखिए ना अंकल, मेरा मट्टी का तेल है, इन्होंने खराब कर दिया। मैंने कहा डैडी इन्होंने कहा तेल है। मैंने कहा मट्टी तो है नहीं, मट्टी का तेल तो इस तरह बनता है। मट्टी मिला दी। तो शरारतों से भर के बिल्कुल। स्कूलिंग वगैरह फिर सारी कराची में ही? स्कूलिंग हम लोग आप जानते ही हैं, मिडिल क्लास फैमिली के, मतलब बल्कि सच्ची बात तो ये है कि डैडी ने फिल्में बनाई थी 60 से 70 के दौरान। उस जमाने में तो खासा कुछ घर में पैसा वैसा आ रहा था, मगर उसके बाद फिर डैडी फिल्मों से चले गए 70 के बाद, 72 के बाद, और फिर वो टीवी पर आ गए और फ्रीलांसर की तरफ करने लगे मुशायरे में, और फिल्मों का सिलसिला खत्म हो गया। मगर हम लोग काइंड ऑफ फाइनेंशियली अप एंड डाउन चलता था, तो ऐसे नहीं थे। तो पब्लिक स्कूल्स में ही पढ़ा सब बच्चों ने। फिर फैमिली बड़ी थी, घर छोटा था, 3 कमरों का मकान था एक ज़माने में, और 4 भाई 4 बहनें थी। तो पब्लिक स्कूल मिला और मोहम्मदिया प्राइमरी स्कूल, मगर उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा ख्याल है कि उससे जो रगड़ा लगता है उससे बड़ी डायमेंशंस बनती। उसके बाद फिर गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल आए, वो भी पब्लिक स्कूल था, वहाँ से ग्रेड 10 किया। फिर वहीं नेबरहुड में कॉलेज था, सुपीरियर साइंस कॉलेज, वहाँ से हाई स्कूल किया, इंटर किया। फिर डॉ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नसीब से मिल गया, तो डॉ मेडिकल कॉलेज आ गए। तो यूं बचपन से चलता रहा। डॉ मेडिकल कॉलेज भी एज सच देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज ही है, बस ये कि वो स्टैंडर्ड वाइज द टॉप ऑफ द कॉलेज था हमारे कराची का, और बल्कि पाकिस्तान के भी कॉलेजेस में आता है वो। किंग एडवर्ड, डॉ मेडिकल कॉलेज, आगा खान यूनिवर्सिटी, ये टॉप लिस्टेड हमारे यहाँ की हैं पाकिस्तान की।
तो वो फॉर सम रीजन मार्क्स शायद लक से अच्छे आ गए और दाखिला हो गया और मैं टाउ मेडिकल कॉलेज पहुंच गया और यूं फिर सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ हो गई और बकौल कैसे एक एलीट क्लास में आ गया स्टूडेंट। उमूमन बड़े और मारूफ फनकारों के बच्चों पर बड़ा प्रेशर होता है, कहते हैं बरगद तले छोटे पौधे पनप नहीं पाते। तो आपके यहाँ माशाल्लाह प्रेशर तो था कि हिमायत अली शायर का तूती बोलता था, तो आपका तजुर्बा कैसा रहा इस मामले? डैडी ने की वजह से मेरा ख्याल है ये प्रेशर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट प्रेशर होता है, डायरेक्ट नहीं है। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स जो होते हैं वो तो हर इंडिविजुअल अपने लिहाज से ग्रो अप कर जाता है। अब वो बड़ा दरख्त जो है वो अपने इर्द गिर्द जो है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरह से इफेक्ट करता है, मगर मेरा ख्याल है कि वो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट रहा हमारे लिए। अच्छा। बहुत पॉजिटिव, बहुत ग्रोइंग और बहुत ही फ्लोरिशिंग। वाह। हम लोगों को इन तमाम चीजों के बावजूद कि हमारे घर में कुछ ज्यादा मतलब एक हम मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली के थे और हम लोग लोअर मिडिल क्लास ही कहूँगा, और स्कूलिंग और तमाम चीजें भी कम थी, एजुकेशन के हवाले से भी बस अपने तौर पर जिसका जो मेयार था उसकी तरफ बच्चे आगे बढ़ रहे थे। और डैडी की तरफ से इस लिहाज से सख्ती तो नहीं थी मगर एक इथिकल सा स्ट्रक्चर था, अखलाकी सा, जिस या हम कह सकते हैं कि हाँ अखलाकी कहूंगा मैं उसे। हाँ। आपको पता है कि ये जो सोसाइटी है हमारी, स्पेशली जो इकोनॉमिकल बेस्ड सोसाइटीज हैं, वहां पर क्राइम भी होता है और वहां पर एक जनरली एथिकली हम लोग लो लेवल पर जिंदगियां देख रहे होते हैं। तो उससे हम बच गए क्योंकि वो एक अखलाकी और एक अदबी किस्म का माहौल, घर में किताबों का होना, उसकी वजह से, और फिर उनकी एक आइडियल शख्सियत, फिर उनकी आइडियोलॉजी के इनडायरेक्ट इफेक्ट्स, तो वो तमाम चीजें जो है उन्होंने बहुत सी चीजों से प्रिजर्व किया, बचाया और एक मखसूस डायरेक्शन में धकेल भी दिया कि भाई जिंदगी के असल टारगेट कुछ यूं होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस ग्रोथ ने बड़ा बड़ा इफेक्ट किया। और बाकी जो है वो तो मेरा ख्याल है कि हर आदमी की जो बनना संवरना है वो इंडिविजुअल बेस होता है। आई डाउट कि इसका इस तरह से लिंक होता है जिस तरह से हम इसको कनेक्ट करते हैं कि साहब अल्लामा इकबाल के बेटे जावेद इकबाल जो है वो अल्लामा इकबाल नहीं बन सकते। आई थिंक जावेद इकबाल की अपनी एक बड़ी पर्सनैलिटी है और अल्लामा इकबाल का अपना एक डायमेंशन। बिल्कुल, मैं इस तरह से देखता हूँ। अच्छा, आपकी बातों में मैं ऐसा उलझ गया और इतना इन्वॉल्व हो गया हूँ कि ये भूल गया कि ये लाइव शो चल रहा है और बहुत सारे लोग आके मुझे सलावातें सुना रहे होंगे। पहले तो उनके कमेंट्स लूं साहब कि आपको सलाम करने वाले मेरे साये दीवार पे बहुत सारे लोग जमा हैं जी साहब। तो दिल्ली से निगार अजीम साहिबा देख रही हैं, सलाम कह रही हैं आपको, बड़ी फिक्शन राइटर है। अहमद अशफाक साहब जो है दोहा कतर से देख रहे हैं, हमारे बड़े अच्छे शायर और बहुत अच्छे दोस्त हैं। नॉवेल का मौजू अहम और दिलचस्प है, बता रहे हैं। सुभाष गुप्ता शफीक साहब आदाब कह रहे हैं और होशियारपुर से देख रहे हैं। अच्छा जनाब मोहम्मद उसामा देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। संतोष बकाया हमारी बड़ी अच्छी बड़ी शायरा और ये जयपुर से देख रही हैं, कह रही हैं वेरी इंप्रेसिव कवर डिजाइन ऑफ योर बुक्स। तो इतने सारे लोग आ गए, हम साहब आपके उसमें खोए हुए थे। निगार अजीम कह रहे हैं बड़ा अहम काम किया आपने। अजहर अली हमारे दोस्त हैं टोरंटो के, वो आपको सलाम कह रहे हैं। और नियाज जयराजपुरी भाई अब कह रहे हैं आप लोगों की खिदमत में आजमगढ़ से नियाज जयराजपुरी का सलाम। और शाहिद अख्तर हमारे अलीगढ़ के साथी भी हैं और बहनोई भी हैं, ये देख रहे हैं कि गुड़गांव से देख रहे हैं दिल्ली और आदाब कह रहे हैं। और वाला जमाल बहुत ही नफीस अच्छी शायरा हैं और बड़ी शायरा हैं, ये मिस्र से देख रही हैं और आपको आदाब कह रही हैं। क्या बात सर, आपके चाहने वाले हर जगह मौजूद है। ये हमारे चाहने वाले नहीं, ये डॉक्टर साहब आपके मरीज हैं सब। साहिमा खान देख रही हैं, बहुत अच्छी हमारी दोस्त हैं, ये लाहौर से देख रही हैं। और साहिमा खान साहिबा के बारे में आपको बताऊं कि ये शाहिद अहमद देलवी की साहबजादी, हाँ इम्पोर्टेंट। हमने कहा था आप इंडिया में होती तो आपके लिए टिकट लगवाते मिलने के लिए, अब कहाँ चली गई। और लॉन्ग टाइम बट ग्रेट यूजुअल प्रोग्राम साइमा कह रही। और तो ये कुछ दोस्त आ गए थे जिनको मैं सॉरी कि मैं आप लोगों को आपकी तरफ ध्यान नहीं किया, क्योंकि ऐसी पर्सनालिटी से मैं बात कर रहा हूँ कि साहब अभी बात हुई कि बरगद तले जो है छोटे पौधे मुरझाने लगते हैं। मेरा भी वही हाल है कि डॉक्टर बुलंद इकबाल जो है ये बजाते खुद और न सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बल्कि ही इज ग्रेट, बहुत ही अच्छे फनकार हैं। और आइए साहब दूसरी बातें करते हैं।
अच्छा, उमूमन बड़े घर में जो आपके है शायराना माहौल था, और तमाम उस दौर के बड़े शायर हजरात जो थे वो घर आना जाना होगा उनका, आपने चाय भी उनको पिलाई होगी। आपने शायरी कैसे नहीं की? नहीं सर, मेरा ख्याल है कि शायरी की नहीं जाती है, होती है। हाय हाय। तो अच्छा। जो शायरी की जाती है वो बस की ही जाती है। देखिए वो अजहर होने अली वाली बात भाई। थी मेरे अंदर, वो अच्छा, बात नहीं। वो बात नहीं थी। नहीं, इश्क हाँ के मामले में एक आंच की कमी रह गई, क्या हुआ? भाभी सुन रही है। नहीं, भाभी को सब पता है। भाभी से कुछ छुपा नहीं है, अल्लाह को सब पता है और भाभी को सब पता है। वाह, क्या बात है। हाँ। कल बल्कि मैं अपने कुछ बेतकल्लुफ दोस्तों से, जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, तो उनके साथ गप चल रही थी, तो मैंने कहा था मैं फ्री विल जरूर हूँ, मगर पार्शल फ्री विल हूँ। अब अल्लाह देखे ना देखे, शब्बीर जरूर देख रहा है। तो शब्बीर, मैंने कहा मेटाफोरिकली मैं बीवी के लिए यूज कर रहा हूँ। देखिए साहब, अजहर अली भाई जो आप शायद जानते हैं, टोरंटो में रहते हैं अजहर अली। और हाँ अजहर हाँ। भाई जानते होंगे आप ना, ये सूफी सिंगर भी हैं, और इनका ताल्लुक आपके ददियाल से, ये हैदराबाद के हैं, तो इसलिए आपसे ज्यादा मोहब्बत है। जितारे बड़ा अच्छा कमेंट किया अजहर भाई ने कि शायद हिमायत अली शायर जवानी में इसी तरह के होंगे। आपके बहुत बारे में खूबसूरत ये आदमी थे, कहते हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव। वो बहुत, मेरी हाँ तरह ही कट्टे हाँ। मप्टे नहीं थे। हमने तो बहुत यानी मैं बहुत छोटा था जब से हमने देखना शुरू किया दिल्ली में, उनसे मुलाकातें रही हैं। और हिमायत भाई से बड़ी, हम लोग तो हिमायत भाई कहते थे उनको। बल्कि सुन था। अभी आपको एक छोटा सा लतीफा सुना देता हूँ, क्योंकि मैं इस इत्तेफाक से मैक्सिको आया हुआ हूँ घूमने के लिए ना, कैनकन। हम्म, तो जिस जमाने में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, न्यूयॉर्क में था, न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्पिटल था, माउंट वर्नन हॉस्पिटल। वहां मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और कोई मरीज देख रहा था। तो कोई स्पेनिश मरीज फ्रॉम मैक्सिको आके बैठा और मुझसे मैक्सिकन लैंग्वेज में शुरू हो गया। अच्छा। तो मैंने कहा आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। कहने लगा कि शेम ऑन यू। अच्छा, शेम ऑन मी। अब अजीब, मैं असेसमेंट, मुझे डॉक्टर बना हुआ हूँ, स्टेथोस्कोप लगाया हुआ हूँ, व्हाइट कोट पहना हुआ है, और बहरहाल स्टूडेंट भी हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन का। मैंने कहा व्हाई। कहने लगा कि यू आर स्पेनिश एंड यू स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट स्पेनिश, आई एम नॉट मैक्सिकन, डोंट लुक एट माय नोज। तो उसको अभी लगा भी मैं क्या? नाश्ते के लिए गया हूँ, तो ये मुझसे मैक्सिकन लैंग्वेज में पूछ रहे हैं। मैंने कहा ओ भाई, मैं हिंदुस्तान का हूँ, पाकिस्तान का हूँ, मुझे उर्दू आती है और कोई जबान नहीं आती। भाई वाह, वाह। आपसे जो कह रहा हूँ बस वही खिला दे मुझे आप। तो डैडी फारूक बहुत खूबसूरत इंजीनियर आदमी भाई। थे, हाँ उनमें हिंदुस्तानी ग्रेस था। हाँ खैर मैक्सिकन भी खूबसूरत होते हैं, हाँ, खूबसूरत। मगर इधर ऐसी कोई बात नहीं। आपको ये भी बताऊं कि फारूक इंजीनियर साहब हमारे एक दोस्त हैं जो कि जयपुर से देख रहे हैं, और कह रहे हैं अहम गुफ्तगू चल रही। अच्छा साहब, वाकई अहम गुफ्तगू चल रही है, बड़े मजे मजे की बातें हो रही। फिक्शन से इश्क कब और कैसे हुआ फिर? फिक्शन से इश्क मुझे, मेरा ख्याल है कि शुरू से ही था, लेकिन वो एक्सप्लोर नहीं हो पाया, या वो काइंड ऑफ लाइक इजहार का जरिया नहीं बना 2002 तक। 2002 के बाद बना। ओह, उसके पहले इतना इश्क था कि पढ़ता खूब था। जब मेडिकल स्टूडेंट था तो लाइब्रेरी थी हमारी, लाइब्रेरी सो कॉल्ड, हम उसे लाइब्रेरी कहते थे, असल में एक बड़ा सा कमरा था घर में, जिसमें कोई बहुत सारी किताबें थी, मतलब कोई 25 के करीब रैक्स लगे थे तमाम दीवारों पर और साइडों में भी। और उसको हमने एक लाइब्रेरी बना दी थी और सोफा सेट्स रख लिए थे, और वहां बैठ के हम भी पढ़ते थे और डैडी भी पढ़ते थे। तो घर के अंदर एक जगह थी ऐसी, जिसको हम लोग लाइब्रेरी कहते थे। असल में वो स्टडी रूम था। मगर उस दौरान जब मैं मेडिसिन में था, तो मैं किताबें पढ़ लिया करता था, क्योंकि रिसाइल भी आते थे, अफकार और फनून और सब हर महीने चले आते थे, तो वो मैं देखता रहता था। और नॉवेल्स, बकौल कैसे नौजवानी से जवानी में कदम मैंने सादत हसन मंटू और कृष्ण चंद्र को ही पढ़कर किया, उन्हीं से क्या मुझे बात। रोमांस का और जिन्स का पता चला। वाह वाह। जमाने में मैं कोई 16 17 18 साल का था, तो पहले तो डरते डरते पर्दे के पीछे छुप के पढ़ने लगा था कि पता नहीं ये क्या चीज है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेडिकल कॉलेज में गया और ये सब चीजें पढ़ता भी चला गया, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, तो फिर मैं थोड़ा सा बड़े जिगर का हो गया और मैंने खुलकर पढ़ना शुरू किया। तो फिर जब जब वक्त मिलता था तो जो हाथ में लगती थी किताब वो पढ़ता था, बिल्कुल जैसे कि बस वक्त गुजारना है। तो पढ़ने की हद तक इश्क रहा 2002 तक। फिर 2002 में जी मेरी शादी हुई, और उसके तकरीबन कुछ महीनों के बाद सडनली अम्मी का डायग्नोसिस सामने आया कि उन्हें लीवर का कैंसर हो गया। मैं 5-6 साल पाकिस्तान में नहीं था, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और फेलोशिप के सिलसिले में
अमेरिका आया हुआ था, तो बस हमारी बातें कम कम ही होती थी, और वो सडनली पता चला कि वो तो कैंसर है। मैं फिर मैं उन्हें लेकर आ गया क्लीवलैंड क्लिनिक, वहाँ ट्राई किया कि किसी तरह लीवर ट्रांसप्लांट हो जाए, नहीं हो पाया क्योंकि वो अमेरिकन नेशनल नहीं थी, अमेरिकन विजिटर वीजे पे थी। फिर मैं उन्हें कनाडा ले आया, किसी तरह कनाडा में कुछ बात बन जाए। तो वो 3 महीने का वक्त मुझे मिला था, क्योंकि कैंसर चारों तरफ फैल चुका था। ओहो, और वो इंतहाई ऐसी मेरे लिए पहली मेरी जिंदगी में कर्बनाक न्यूज थी, क्योंकि इससे पहले फैमिली में कोई ऐसी वाकया, कोई ऐसा सानहा नहीं हुआ था। कम से कम लाइक दादा दादी को हुआ था इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से कह रहा हूँ, रिश्तेदारों में भी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, और वो सडनली अम्मी का सामने आ गया। तो और मैं सोच भी नहीं सकता था, और मेरे बड़े खौफ थे बिल्कुल बच्चों की तरह के। मैं सोचता था कि अमेरिका कनाडा जाऊंगा, खूब पैसे वैसे बन जाएंगे, बड़ा घर लूंगा, अम्मी को खूबसूरत, अम्मी को हमेशा से फूलों का बहुत शौक था, तो वो गमले बहुत घर में रखती थी, जगह कम थी मगर घर पे 8-10 गमले रख लेती थी। तो मैं सोचता था कि मैं ऐसा घर बनाऊंगा जिसके आगे खूब सारी ग्रीनरी होगी, और मैं वाह, उनके लिए ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, खूब बहुत सारे खौफ थे। और वो सब अब खौफ शुरू होने वाले थे, क्योंकि अब मेरी कैरियर बन गया था और अब मैं एक अच्छी सिचुएशन में चला गया था। बिल्कुल उसी साल ही ये डायग्नोसिस हो गया, और मैं अम्मी को उल्टा लेकर आया लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। 3 मंथ उनको डॉक्टर्स ने कहा, खुद मुझे भी पता था, और फिर अनफॉर्चुनेटली शी डाइड। मगर वो 3 महीने बहुत कर्बनाक थे मेरे टेंस, या लिए, एक एक दिन मेरे लिए एक एक सदी के बराबर, और तकलीफ से भरा हुआ था, क्योंकि मैं हर रोज लड़ता था उनके लिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान हर जगह कोशिशों में लगा हुआ था, कहीं से लीवर मिल जाए, कहीं से कुछ बंदोबस्त हो जाए उनकी जिंदगी बचाने का। लेकिन कुछ नहीं हो पाया, उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद जो 1 साल आया वो इंतहाई डिप्रेसिंग था, और बहुत ही काइंड ऑफ फीलिंग कि मैं लॉस हो गया हूँ, आई एम जस्ट नॉट नो वेयर, नहीं नाउ हेयर से मैं नो वेयर में चला गया। बस स्पेलिंग ही आगे पीछे हो गई, मेरी अपनी स्पेलिंग आगे पीछे हो गई। और फिर मैं इस दौरान पहले मजहब पढ़ता रहा, कुरान शरीफ का दोबारा से सारा ट्रांसलेशन पढ़ा इंग्लिश में, कुछ और किताबें देखी, फिर उसके बाद फिलोसफी पढ़नी शुरू कर दी। फिर जो समझ में आया कि यार ये जिंदगी का मसला कहाँ है, अब तक तो बहुत ही जिंदगी मौज मस्ती में थी, हर चीज बड़ी खूबसूरत थी, ये सडनली रात कहाँ से आ गई। उस रात ने जो है वो थोड़ा सा एक दिन का पता दिया, और मैंने लिखना शुरू किया। तो यूं 2003 से मेरा लिखने का सिलसिला शुरू। अच्छा अच्छा। ऐसा महमूद अहमद एक्सक्यूज मी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, शेक्सपियरियन एक्टर हैं, थिएटर के आदमी हैं, हमारे मेरे कबीले के हैं। और ये महमूद भाई बेसिकली न्यूयॉर्क में होते हैं। और महमूद साहब जो हैं ये भी डॉक्टर, ये भी इनके शाहिद अहमद देहलवी के बेटे हैं ये। और बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं महमूद के, मेरा आदाब कहिए, बहुत मालूमाती गुफ्तगू चल रही है। हिमायत अली मेरे वालिद के बहुत अच्छे दोस्तों में थे, यानी शाहिद अहमद देहलवी साहब के बड़े दोस्तों में थे हिमायत साहब। दिल्ली जेएनयू से इखलाक आहन, डॉक्टर इखलाक आहन देख रहे हैं और कह रहे हैं बहुत उम्दा गुफ्तगू हो रही। डॉक्टर रियाज तौहीदी कश्मीरी साहब देख रहे हैं कश्मीर से, आपको सलाम कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त डॉक्टर आसिफ अली मोहम्मद साहब देख रहे हैं मॉरिशस से, तो नेक्स्ट वेकेशन आप मॉरिशस की वो कीजिए, हाँ हाँ, जाना ही अच्छी पड़ेगा, जगह है, मैं गया हुआ हूँ जी साहब। बहुत खूबसूरत जगह है। और मॉरिशस से सभी को सलाम करें। तो ताशियाना साहिबा भी हैं, डॉक्टर ताशियाना भी देख रही हैं मॉरिशस से, वो भी आपको सलाम कह रही। तो दोस्तों आज देख रहे हैं हम कि सवालात के बहाव में बड़ी तेजी है, तो थोड़ा सा मुझे भी सवाल करने दीजिए और मुझे भी मौका दीजिए। मुझे मालूम है कि डॉक्टर बुलंद इकबाल, हरदिल अजीज, हम हाशिम मोहम्मद भाई हमारे दोस्त हैं कोलकाता से देख रहे हैं और कह रहे हैं आप दोनों हजरात को मेरा आदाब, आपकी 5 बातें बेहद दिलचस्प और जज्बाती हैं। अच्छा साहब, तो ये तो हो गया। ये बताइए डॉक्टर बनने का जो ख्वाब था ये आपका अपना था या अम्मी का अरमान था? अम्मी जानकर। अम्मी का अरमान था, हाँ हाँ। नहीं, असल में मैं ऐसा फील करता हूँ कि बुनियादी तौर पर मैं आर्टिस्ट ही था, क्योंकि मैं जब छोटा था तो बहुत अच्छी तस्वीरें वस्वीरें मैं भी बनाता था, जैसे मेरा बेटा और मेरी बेटी बनाते हैं। और उसकी वजह ये थी कि अम्मी जो थी वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, और अच्छा, अम्मी शॉर्ट स्टोरी भी लिखती थी, मगर पिक्चर्स भी बहुत अच्छी बनाती। वाह, और ऑफ कोर्स डैडी की तरफ से भी कुछ जीन आई होगी, मगर छोटा था तो कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। लेकिन अम्मी ने एक बार मुझसे कहा कि बेटा मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली में तुम पहले डॉक्टर बनो,
और मेरा वो माँ और बेटे वाला ही लिंक था अम्मी के साथ, बिल्कुल जैसे माँ के बच्चे होते हैं ना वैसा। तो वो उनके बिना मुझे कुछ नजर नहीं आता था। डैडी से ज्यादा मैं अम्मी से ही अटैच था। डैडी से तो बल्कि थोड़ा थोड़ा सा डरता भी था मैं, छोटा था तो। ये तो बाद में मेरी उनसे दोस्ती हुई ऐसी कि फिर पक्की दोस्ती हो गई, हम लोग बिल्कुल दोस्तों की तरह बातें करने लगे। खासतौर पर उम्र के आखिरी 20 साल में, जब वो ज्यादा कनाडा आने लगे और मैं भी कुछ थोड़ा बहुत बड़ा हो गया और मुझे भी कुछ मौजू मिल गया उनसे बात करने के लिए। वरना अम्मी के साथ ही बैठा रहता था और अम्मी के ख्वाबों की, अम्मी ने कहा बेटा मैं चाहती हूँ तुम डॉक्टर बनो, मैंने कहा जी अच्छा। तो यूं मैं मेडिसिन में चला गया। लेकिन जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया तो मुझे मेडिसिन अच्छी लगने लगी। हाई स्कूल तक मैं बस मेडिकल कॉलेज में चला गया क्योंकि अम्मी ने कहा था। लेकिन जब मैं मेडिसिन में गया तो फिर मुझे अस्पताल का एक्सपोजर हुआ, तो फिर मुझे कॉलेज नजर आया, तो फिर मुझे दोस्त यार मिले जो मेरे जिंदगी भर के साथी बन गए। तो यूं मुझे लगा कि यार ये एक दुनिया तो बहुत ही खूबसूरत है। फिर तो कुछ हालात देखे आसपास तो अंदाजा हुआ कि यार ये फील्ड सबसे खूबसूरत है, इसमें वाह। तो बड़ी ब्लेसिंग है। और इसमें तो अगर, चूंकि हम बहुत मजहबी फैमिली के नहीं है तो बहुत ज्यादा मजहब वगैरह नहीं प्रैक्टिस होता था शुरू से ही घर में, मगर ये कि चलता रहता था ऐसा कि आज़ादी थी, मजहबी आज़ादी हमारे घर में हमेशा से रही। मतलब नमाज पे जाते थे कुछ भाई हमेशा से, और मैं भी कभी चला जाता था, जुम्मे की नमाज, रमजान के रोजे ये वो चलते थे। मगर 5 वक्त के नमाजी वगैरह कोई नहीं थे, या थे भी तो अम्मी रख लेती थी। तो जब मैं, और नौजवान बच्चे आमतौर पर कम हो ही जाते हैं, तो मैं जब 18-20 साल में मेडिसिन में आया और जब मैंने पेशेंट्स देखे और जब मैंने मसाइल देखे तो मुझे लगा यार ये काम बड़ा अच्छा है, इससे बड़ी दिल को तकवीयत मिल जाती है। और यूं भी अच्छा लगा कि मेरे अंदर भी डैडी वाली एक बात थी कि उनको ये बॉस वॉस अच्छे नहीं लगते हैं। डैडी ने भी कभी काम नहीं किया किसी के अंडर और मुझे भी नहीं अच्छा लगता। तो मैंने कहा यार ये वाहिद फील्ड है जिसमें मैं अपना ही बॉस बनूंगा, अपने ही ऑफिस खोल लूंगा, क्लिनिक खोल लूंगा, मुझे किसी को यस सर यस बॉस नहीं करना पड़े। साहब तो ये इससे मुझे मोहब्बत हो गई। मिस्र से, इजिप्ट मिस्र से देख रही हैं। बल्कि आपको ये भी बता दूं कि वाला जमाल जो हैं मिस्र की पहली रजिस्टर्ड उर्दू की शायरा हैं। अरे वाह। उर्दू में शायरी करती हैं माशाल्लाह। और वाकई खुश जमाल हैं। ये कह रही हैं कि कभी सवाल बहुत मुश्किल होता है कि कैसे शायरी करना शुरू किया। जवाब भी मुश्किल होता है क्योंकि हर शायर शेर कहने की वजह किसी को नहीं बता सकता। इसमें कुछ राज की बात होती है। ये ठीक कह रही। वाला जमाल अपने तजुर्बे को बयान कर रही हैं और कह रही हैं बहुत मुश्किल है बताना। तो मैं समझ सकता हूँ। मगर वाला जमाल उर्दू पढ़ाती हैं, ये भी आपको बता दें कि ये उर्दू की टीचर हैं अल अज़हर में। और बहुत सारे दोस्त, हाँ दोस्तों जरा मुझे भी आज चांस दीजिए आप लोग बात करने की। मैं कुछ सवाल मेरे भी हैं। अच्छा आइए साहब कुछ फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। बचपन की बात हो गई और सिर्फ बातें हो गई। आपकी मनमोहनी मुस्कुराहट जो है तो नौजवानों को बड़ा मिक्स्ड सिग्नल्स देती है। खूब रूह खुश जमाल डॉक्टर बुलंद इकबाल तो बहुत मजे करते होंगे। जब आप न्यूयॉर्क पहुंचे तो क्या हुआ? अब आइए जरा प्रैक्टिकल, बकौल नौजवान की जिंदगी कितनी गुलजार थी? जिंदगी सख्त है ऑफ कोर्स, इतनी आसान है नहीं। खुसूसन हम जैसे लोग जो बेचारे मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। और जाहिर बात है जब मैं पाकिस्तान से निकला हूँ तो पहला सफर था मेरा बकौल कैसे फ्लाइट का भी। इससे पहले तो जहाज में भी ऐसा बैठना नसीब नहीं हुआ था। और न्यूयॉर्क में उतरे तो एक बड़े नया तरह का एक्सपोजर था। कंक्रीट जंगल। और दोस्तों ने तो खैर जरूर साथ दिया, मगर उससे पहले कुछ ना कुछ मुश्किल मसाइल भी आते हैं, तो उनसे भी नबूर्द आजमा होना पड़ा। मतलब ये कि छोटे मोटे काम करने पड़े, और जो मैं समझता हूँ कि करने भी चाहिए क्योंकि उससे बहुत लर्निंग होती है। तो कहीं किसी दुकान पर बैठे बकौल कैसे बन कबाब बनाया, जैसे सबवे होते हैं यहाँ पर, सबवे कहलाते हैं वो, लेकिन बनाते तो बन कबाब ही हैं। हाँ। और किसी इटालियन रेस्टोरेंट में बैठ गए, वहां पर कुछ काम कर दिया। और कहीं अखबार बनाने पड़ गए, बनाते हैं ना अखबार, रातों को टूट के ट्रक में से उतरता है अखबार, उसको बनाते हैं पेजेस के वो, इस किस्म के काम। कहीं किसी ग्रोसरी शॉप में काम किया, कहीं किसी गैस स्टेशन में काम कर लिया। तो इस तमाम मराहल से गुजरना पड़ा, जो बहरहाल मुश्किल मरहले होते हैं और जो लर्निंग भी देते हैं। और इस साथ ही साथ कुछ ना कुछ अपने तौर पर कोशिशें भी जारी रही कि किसी तरह से पोजीशन की जाए, कैसे भी कोई रास्ता बनाया जाए। और कुछ तो वो सारे सिलसिले चले। इस दौरान कुछ ऐसे दोस्त भी आपके काम आते हैं जो बहुत सही मानों में आपके दोस्त, आपके भाइयों की तरह होते हैं। तो वो लोग आगे बढ़कर आपको गले भी लगा लेते हैं, आपके लिए बकौल कैसे रहमत का फरिश्ता बनते हैं, और आपकी जिंदगी की सिमत मुतय्यन हो जाती है। वरना तो बहुत चांसेस होते हैं कि मुश्किल आए। तो बहरहाल एक मुश्किल वक्त था न्यूयॉर्क में गुजारा, और उसके बाद फिर चीज़ें बेहतर होती चली गई। मेरे कई एक दोस्त उस दौरान जिन्होंने मेरी बहुत खास तौर पर ख्याल रखा, उनमें एक सरवर शरफुद्दीन है जो बहुत प्यारे मेरे दोस्त हैं। कई एक दोस्त मुझे ऐसे नसीब हुए वहाँ पे।
अख्तर शमशेर मेरे एक दोस्त हैं, मोहम्मद यूसुफ मेरे दोस्त थे, सरफराज मेरे दोस्त थे, इफ्तिखार, कई एक दोस्त थे जो मुझसे पहले पहुंचे थे। उन्होंने बड़े मोहब्बत बहुत प्यार से मुझे अपने साथ, और नासिर तुफैल थे, कई एक नदीम शेख थे, कई एक बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों की, मसरूर और क्या क्या, बहुत प्यारे प्यारे दोस्त। तो ये सब दोस्त यार यहाँ थे, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, मिशिगन में, हर तरफ। और बड़ी एक तो वो एक बड़ी बात थी कि आप प्रोफेशनल कॉलेज के हों तो आपके इर्द गिर्द एक हल्का होता है, तो आपको अंदाजा होता है, एक तकवीयत होती है कि आपके दोस्त यार मौजूद हैं। मगर ये कि थोड़ा सा टाइम देखना पड़ता है सबको, जो मैंने भी देखा। उसके बाद चीजें बेहतर होती चली गई और पोजिशन कर लिया और फिर यूं बात बन गई। अगर आपको लगता है कि अगर आप पाकिस्तान में करते ये पूरा प्रोसेस मेडिकल का, तो वहां भी गैस स्टेशन पे खड़े होकर आप काम कर सकते थे? अच्छा, मजेदार बात है कि डैडी ने हम लोगों की तरबियत की इस तरह से थी कि उन्होंने कहा था कि बेटा कोई भी, मतलब हमारे घर में कुछ चीजों का बड़ा खास ख्याल रखा गया। आप हैरान होंगे कि मसलन हमारे घर में जब डाकिया आता था तो हम लोग उसे डाकिया कह के नहीं पुकार सकते थे, डैडी कहते थे डाकिया साहब बोलना। वाह। या धोबी जब आता था तो हम ये नहीं कहते थे कि धोबी को कपड़े दे दो, कहते धोबी साहब कहाँ हैं, धोबी साहब आ गए हैं, कपड़े दे दीजिए उन्हें। तो दे दीजिए धोबी साहब, डाकिया साहब। तो वो जो एक काम का जो एक हमारे यहाँ एक जर्नल एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, या हमारे यहाँ जो काम करने वालियां थी वो हिंदू बच्चियां थी, लेकिन उनको खाना डाइनिंग टेबल पर मिलता था उन्हीं प्लेट्स में जिनमें, हालांकि हमारी सोसाइटी में इस किस्म के डिफरेंसेस, इस किस्म का रेसिज्म बहुत ज्यादा है, आप जानते हैं। मगर बदकिस्मती से और जगह मौजूद है, लेकिन हमारा घर डैडी की वजह से, उनके आला ख्यालात की वजह से इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम मैं कहूँगा कि बेहूदियों से बच गया। और हमें एक शक्ल बनती हुई नजर आई कि नहीं साहब, ये एक बड़ा महज़िब तरीका है कि इंसान की इंसान से एक और रिश्ता होता है। तो वो काम के हवाले से कहीं पर भी कोई भी काम गैर मयारी नहीं समझा गया। लेकिन उस हवाले से ज़रूर डैडी ने हमेशा कहा कि बेटा आला तालीम हासिल करो ताकि आला मकाम तक पहुँचो। तो कर सकते थे, मतलब अगर खुदा ना खास्ता बुरा वक्त आता, अल्लाह ना करे कभी डैडी अम्मी के साथ मसाइल आते या कोई ऐसी बात आती या हम छोटे होते, तो हम लोग मतलब किसी भी काम पे जा सकते। ये सारी बातें जो हो रही हैं आई कैन रिलेट, क्योंकि मेरा भी पहला पड़ाव न्यूयॉर्क था। और ये जो आप पेपर की बात कर रहे हैं, तो रात के 2 बजे जाकर के वो पेपर बांचना, गुजराती बंदा था जो कि बॉस था, तो पेपर बांचने का काम उसने कहा पहले किया। हमने कहा मेरा खानदानी काम है साहब, हमारे बाप दादा सब पेपर बांचते हैं। तो पहली जॉब हुई थी, तो इस चक्की में हम भी बुरी तरह और अच्छी तरह पिस कर यहाँ के कनाडा आए थे, तो मुझे पता है। ये एक क्लैरिफिकेशन वाला जमाल कह रही कि एन शम्स यूनिवर्सिटी है कायरो में, इजिप्ट में, मिस्र में, वो वहाँ है। कायरो यूनिवर्सिटी की तरह बड़ी यूनिवर्सिटी वो अल अज़हर में नहीं है। हम प्रोफेसर मोहम्मद काजिम हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, उर्दू थिएटर से इनका ताल्लुक है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत कह रहे हैं बहुत अच्छी गुफ्तगू जनाब बुलंद इकबाल साहब की चल रही। और नाजिया इफ्तिखार साहब भी मेरे ख्याल में ओकविल की हैं, आपकी पड़ोस की हैं। तो अच्छा। नाजिया इफ्तिखार साहब देख रही, कह रही बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हम लोग भी धोबी चाचा और बावर्ची को भी चाचा कहते थे, हमारे यहाँ भी यही था, समझे, कि ऐसे ही बोला जाता था, समझे। बल्कि उसकी एक्सट्रीम ये बताऊं मैं, बहुत मजे की बात याद आ गई, हम बिल्कुल 6-8 साल के होंगे, कि धोबी जो हमारे यहाँ आता था वो चमार कबीले का था। तो मगर हमारी अम्मा ये कहती थी कि धोबी मामा कहो इसको। हम लोगों को पता था क्योंकि गली में लड़के उसको छेड़ते थे, समझे, कि चमार है, ये है वो। मगर हमारे यहाँ जब वो आते थे तो हमारी अम्मा कहती थी कि नहीं, इसको धोबी मामा कहा करो, ये मेहनत से कमा रहा है, ये तुम्हारे फ्री में नहीं लेके खा रहा है। तो ये सिलसिला तो पुराने लोगों में ये था। आई डोंट थिंक कि अब का जो पाकिस्तान इंडिया है वहाँ ऐसी तरबियत अब दी जाती होगी, क्योंकि बड़े मैकेनिकल लोग हो गए। तो जनाब ये कुछ बातें ये भी हो जाए कि काजी अब्दुल सत्तार हमारे अलीगढ़ के बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, फिक्शन राइटर, आप जानते होंगे। वो कहते हैं कि अफसाना जो है वो चावल पर कुलवल्ला लिखने का फन है। जी साहब, तो आपका क्या ख्याल, जो आपने अफसाने लिखे तो? नहीं, बात उनकी 100% से भी ज्यादा दुरुस्त है, इसलिए कि शायद ये जुमला मैंने कहीं कोट भी किया कहीं बात करने के लिए आज से कुछ साल पहले जब मेरी किताब आई थी, क्योंकि ये जुमला एकदम से मुझे याद आ गया जो ही आपने कहा। और सच्ची बात तो ये है कि जिस वक्त मैंने शॉर्ट स्टोरी राइटिंग शुरू की तो मैं
मेरे जहन में शायद पहले मैं समझा कि शायद इसकी तरबियत यूं हो सकती है कि मेरा मेडिसिन का बैकग्राउंड है, और ये जो मेडिसिन के लोग होते हैं ज़्यादा कंपोज और बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत प्लान्ड और बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और होना ही पड़ता है क्योंकि ढेरों पढ़ाई चल रही होती है, तो हम लोग किसी न किसी तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अंदर रहती है, बाहर से भले से नजर आए ना आए। अफसाने लिखते वक्त भी मुझे यूं ख्याल आया था कि जब मैं शॉर्ट स्टोरी लिख रहा था तो मुझे लगा जैसे कि मुझे लोगों के पैशन के साथ चलना पड़ेगा, और मुझे अपने सब्जेक्ट को भी देखना पड़ेगा, और मुझे वो स्पैन का भी ख्याल रखना चाहिए, और मुझे बदलती दुनिया के तकाज़ों को भी पूरा करना है, और मुझे उन मौज़ूआत को भी टच करना है, वो मौजू जो जदीद ज़माने का मौजू हो तो बेहतर है। लेकिन ऑफ कोर्स अफसाना या नॉवेल या लिटरेचर जो है वो माजी की बातों के बगैर मुख्तलिफ नहीं है, और उससे उसके बिना हो नहीं सकता। तो तारीख भी आएगी, मजहब भी आएगा, सियासत भी आएगी, फलसफा भी आएगा, समाज भी आएगा, लेकिन वक्त कम होगा, लफ्ज कम होंगे, कंपोजिशन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होगी, और हर लफ्ज का मैं ये सोच कर लिखूं कि ये लफ्ज और ये वक्त मेरी अमानत है, क्योंकि पढ़ने वाले के पास वक्त आपको देने के लिए नहीं है, जाया करने के लिए नहीं। तो अगर मैं 1.5 सफ़े में कोई बात लिख रहा हूं तो इट शुड बी कि वो 1.5 सफ़े में कवर अप हो जाए, लेकिन किस्सा 1.5 सदी का हो, लेकिन किस्सा बड़ा हो, मौजू बड़ा हो, डायमेंशन उसकी ज्यादा हो, और सुकड़ जाए वो। तो यूं मैं सोचकर मैंने लिखना शुरू किया। तो मेरा ख्याल है इस जुमले के अंदर इसकी वहदत में बहुत बलागत बहुत ज्यादा। जी हाँ, आपके 2 अफसानों का मजमुआ फरिश्ते के आंसू और मेरी 51 कहानियां, फिर 2 नॉवेल टूटी हुई दीवार और ताज़ा नॉवेल खोए हुए सफ़ात। चलिए ताज़ा नॉवेल खोए हुए सफ़ात पर कुछ बात हो जाए। नॉवेल आप कितने अरसे में मुकम्मल कर लेते हैं और रिसर्च कितना करते हैं? ये नॉवेल खुसूसन जो है जरा एक अलग शक्ल का बन गया। वजह उसकी थी कि ये नॉवेल मैं पिछले 1.5 साल से मेरे जहन में था, इसका थीम 1.5-2 साल से। और थीम यूं था कि ये ख्याल यूं ही आ गया था, आपको पता है ख्याल तो यूं ही आ जाता है। ख्याल आ गया कि साहब वॉर के ऊपर तो बड़े नॉवेल लिखे गए हैं, और बड़े बड़े नॉवेल लिखे गए हैं, टॉस्टाई जैसे लोगों के नॉवेल हैं, वॉर एंड पीस जैसे। और इस दौरान जब मैं टीवी पर एक प्रोग्राम कर रहा था, उस दौरान मैंने उस नॉवेल का भी खासा मेजर एटलीस्ट एरिया मुताला किया था, और उसके ऊपर नोट्स बनाए थे, और वो पूरे डिस्क्रिप्शन में दिया था एक प्रोग्राम के अंदर। और कई एक नॉवेल पढ़ने में, मगरबी नॉवेल खुसूसन, उस प्रोसेस में गुजरने के दौरान मुझे ये मौजू सूझा था कि एक ऐसा मौजू होना चाहिए जिसमें बराह रास्त वॉर का जिक्र ना हो, बल्कि वॉर की वजह से जो इफेक्ट्स आते हैं सोसाइटी पर और एक हम जैसे आम इंसानों पर, तो उसमें एक ह्यूमन वैल्यू बनती है और हमारे अदब का मौजू बन जाता है। तो मुझे यूं ये मौजू सूझा था। मैं साल एक भर देखता रहा, चीज़ों को ख्याल बनाता रहा, एक थीम और एक स्टोरी का स्ट्रक्चर जहन में चलता रहा, और ये ख्याल आया कि यार 100 साल पे कवर अप हो तो अच्छी बात हो जाएगी। मौजू शुरू करूंगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, और बताऊंगा कि वेस्ट में जिस तरह के इम्पैक्ट आए उस तरह ईस्ट में भी आए, मगर अलग तरीके से आए, मगर आए। हम आइडियोलॉजीज के पीछे जाते रहे, हमने 2 कौमी नज़रिए की बात कर ली, हमने मुसलमान हिंदू कल्चर के ऊपर एक दूसरे के ऊपर बखौल कैसे तलवारें खींच ली, हम 600 साल साथ रहे एक दूसरे के साथ मिलकर, लेकिन जूं ही सियासी मसाइल और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात करके या मैनिपुलेशन का शिकार होकर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर की इफेक्ट का या उसके कंसिक्वेंसेस का रीजन बनकर हमने जो कुछ भी जोग्राफियाई और तारीखी तजुर्बे किए और नित नए किस्म के मुल्क बनाए, खुसूसन पाकिस्तान जैसा, और उसके नतायज में जो लाखों लोग मरे, जो अमवात हुई, उसके बैकग्राउंड में फिर हम कहाँ देखते हैं अपनी पूरी तारीख को, खुसूसन इंसानी तारीख। तो मुझे लगा कि यार जब इंसानी हादसात या सानहे बड़े हो जाते हैं तो शख्सियात छोटी हो जाती हैं, क्योंकि शख्सियात फिर खुलकर सामने आती हैं, नामों से कुछ नहीं रखा। तो मैंने सोचा कि यार इससे कई डायमेंशन बन रहे हैं, शख्सियात पर भी बात होगी, तारीख पर भी बात होगी, और इस खुसूसन इंसानी अलमिये पर भी बात होगी कि क्यों इंसान जद में आए। अगर आपकी आइडियोलॉजी बड़ी है, कीप इट फॉर योरसेल्फ। आपकी वजह से मेरे घर में चोरी क्यों चल रही है, मेरा बच्चा क्यों मर रहा है, मेरी बच्ची के साथ ज्यादती क्यों हो रही है। वो कुछ मशरकी पाकिस्तान में हुआ बंगालियों के साथ, वो कुछ कश्मीर में आजकल हो रहा है, वो कुछ सेकंड वर्ल्ड वॉर के वक्त यहूदियों के वक्त हुआ था कि वो बेचारे शरीफ लोग अपने घरों में थे और हिटलर उनको मार रहा था। तो मुझे लगा एक चेन बनती हुई नजर आ रही है, और इसमें एक बात कॉमन है। तो मुझे लगा ये मौजू बनेगा। ये मौजू पर मैं साल 1.5 साल सोचता रहा, और फिर मैंने कुछ 4 चैप्टर लिख लिए, और बड़े आराम से लिखे, सोच सोच के। मगर फिर सडनली मुझे थोड़ी सी, ये थोड़ा ही कहूँगा कि हार्ट का मसला हुआ, और शुक्र है कि मैं वक्त पे पहुंच गया और मेरा हार्ट बच गया, क्योंकि डॉक्टर होने की वजह से मेरी जान बच गई कि मैंने पहले ही सिम्टम को समझ लिया और सर्जरी करवा ली और अपना हार्ट बचा लिया।
तो यूं मैं बीमारी को तो मैंने डॉज करा लिया, मगर 3 महीने की मुझे छुट्टी मिल गई, 4 महीने की, क्योंकि अस्पताल के बाद मैं घर में आ गया। कि अस्पताल से मैंने छुट्टी ली कि भैया मैं 4 महीने नहीं आने वाला, जब तक मैं रिहेबिलिटेशन नहीं कर लूँ, अपना चेस्ट स्ट्रांग नहीं कर लूँ, हार्ट को बिल्कुल ठीक ठाक नहीं कर लूँ, मैं नहीं आने वाला। तो मैं 4 महीने तक घर में बैठा रहा, और ये तकिया था इस तरह से, और लैपटॉप था, और मैं लिख रहा था, और शजिया मुझ पर नाराज हो रही थी कि अल्लाह फिर शुरू हो गए। लेकिन सर 4 महीने में मैंने 14 चैप्टर लिख डाले, और जहन से ऐसा चल रहा था कि पूछिए नहीं। तो लिखने का काम इस तरह से 4 महीने में 2/3 हुआ, और साल भर में 2 चैप्टर हुआ, 1/3 हुआ। तो इस तरह से नॉवेल कहने को 1.5 साल में कंप्लीट हुआ, लेकिन 4 महीने में मैंने उसको निपटा दिया। और फिर मैंने कहा ठीक है, बस ये नॉवेल, दैट्स फाइन, बात हो गई। खोए हुए सफ़ात जो है मेरा पसंदीदा नॉवेल है। मैं नॉवेल कम पढ़ता हूँ, मैं कर लूँ कि घबराहट होती है कि साहब बहुत जख्म है और ये वो, मगर ये नॉवेल ऐसा था, अरसे के बाद कोई ऐसा नॉवेल मुझे मिला कि मैंने पढ़ लिया जल्दी जल्दी में। पहले पढ़ा क्योंकि इंडिया जा रहा था तो आपने दिया था, तो सफ़र के दौरान उसे पढ़ा, मगर फिर वापस आने के बाद फिर ख्याल आया कि सही तरह से नहीं पढ़ा, इसको फिर से पढ़ा जाए। तो कंदे मुकर्रर की तरह उसको दोबारा एक दूसरे डिमेंशन से पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि आलमी जंगों के मामले में पस मंजर में इस नॉवेल को आपने साहब इतनी संजीदगी से दिल पे लिया, दिल पे ले बैठे और बीमार पड़ गए। मुसफ़ी का एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है कि मुसफ़ी, हम तो समझते थे कि होगा कोई जख्म, और तेरे दिल में तो बड़ा काम रुफू का निकला। तो उसमें आप लग गए, और मगर ये था कि वो बीमारी अपनी जगह, डॉक्टर हैं आप, अपने पकड़ लिया, मगर उसका फायदा जो है वो जबरदस्त, और वो सारी चीजें लोग भी नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए हमारे दोस्त असलम जमशेदपुरी भाई देख रहे हैं मेरठ से, और फिक्शन राइटर हैं असलम भाई, भी अफसाने भी लिखते हैं, आपको खास तौर पे सलाम कह रहे हैं। और सबिया सुंबुल साहिबा देख रही हैं अलीगढ़ से, वो आपको सलाम कह रही हैं। और हमारी वाला जमाल आपसे एक सवाल ये कह रही हैं, आप चाहें तो उनके इनबॉक्स जाकर जवाब दे दीजिएगा कि बुलंद इकबाल साहब की पैदाइश किस दिन की और किस महीने में। तो ये आप अभी बताना चाहें तो अभी बताएं, या अगर इनबॉक्स बताइए, बताइए साहब। 25 दिसंबर, हाँ, क्रिसमस के, हाँ, क्रिसमस ईव ईसा के रिश्तेदारों में है। मैं जी हाँ। वो भी मसीहा थे, मैं भी छोटा सा मसीहा हूँ। 25 दिसंबर, और आपने साल नहीं बताया। 1966। चलिए साहब, वाला जमाल साहब आपको जवाब मिल गया। और असलम जमशेदपुरी भाई कह रहे हैं बुलंद इकबाल भाई को मुबारकबाद। वाला जमाल पूछ रहे हैं कि मुझे भी पढ़ना है, नॉवेल कहाँ से दस्तयाब होगा? तो ये अमेज़न पे तो आ गया है शायद। जी अमेज़न पर है, और इंडिया में अपने अर्शिया वालों ने छापा। अर्शिया वालों ने छापा है जी हाँ। और यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में उन्होंने छापा है, अमजद ने। देखिए मुझे उनका पब्लिशर का नाम याद नहीं आ रहा है। नहीं, बेस्ट है मेरे ख्याल में वाला जमाल, अमेज़न पे आप देख सकते हैं। हाँ, तो काफी दोस्त एक्टिव हो गए, बड़े बड़े सवालात आ रहे हैं। चलिए साहब, बकौल साहिर, ये इतनी बातें जंग की हुई कि जंग टलती रहे तो बेहतर है। अक्सर जंग पर लिखे गए नॉवेल मगर जो होते हैं, मैं जो घबराता था वो इसलिए कि बड़े पशमुर्दा और डिप्रेस्ड कर देते हैं ऐसे नॉवेल जी। मगर आपने 3 ममालिक की दास्तान एक स्टेज पर यकजा करके इसे बड़ी रवां और मगर बड़ी तजस्सुस और तहय्युर इसमें कायम है कि अब क्या होगा और ये अगला कैरेक्टर क्या करने जा रहा है। ये बड़ी अच्छी टेक्निक थी आपकी, मुझे बहुत पसंद आई, और इसमें आप बहुत कामयाब हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इसको शऊरी तौर पे आपने डिप्रेशन से दूर रखा? हाँ, मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव फैक्टर तो होना ही चाहिए। पॉजिटिव फैक्टर, ऑप्टिमिज्म रहे तो अच्छा है। इवन टूटी हुई दीवार में भी मैंने दोनों डायमेंशन दिखाए थे, मगर उसके अंदर भी एक ऑप्टिमिज्म रखा था, एक अलग उन्वान से। और इसमें भी मेरा ख्याल है कि एक रोमानवी कहानी डाली मैंने। अब पता नहीं रोमानवी कहानी होनी भी चाहिए थी कि नहीं, मगर मेरा ख्याल है कि रोमांस के बगैर जिंदगी मुकम्मल नहीं, रोमांस के बगैर, हाँ नहीं, मेरे ख्याल में वो रोमांटिक कहानी जो है वो बहुत बड़ा एक तरह से वो है, सपोर्टिंग वो है उसका, कि उससे सपोर्ट भी मिलता है और कहानी आगे बढ़ाने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है। तो इसमें मगर बंगाल का कल्चर मेरे दिल के बड़े करीब है। आप जानते हैं मैं आधा बंगाली भी हूँ, और मैं कई बार बचपन से अब तक ढाका में कई बार गया हूँ,
तो आप गए बांग्लादेश या नहीं गए? नहीं, मैं नहीं गया। अच्छा, तो ये बस हैरत है, मगर जो जो तफसीलात हैं वो बड़ी अच्छी हैं। लगता है कि आप गए हैं ढाका। नहीं, मैं जर्मनी तो गया हूँ, इस तरफ इन इलाकों में, वो भी बहुत पहले गया था। और उस वक्त जाने का मकसद हरगिज नॉवेल वगैरह नहीं था, यूं ही देखने चला गया था घूमने फिरने, जब यूरोप गया था तो। मगर पोलैंड वगैरह या इधर ऑस्ट्रिया इस तरफ गया था, लेकिन उसकी एक तस्वीर जरूर थी जहन में। और फिर जब ये वाला मैं लिख रहा था नॉवेल, तो मैं जब इस हिस्से में आया तो फिर मुझे समझ में आया कि भाई अब वहाँ तो जाना मुश्किल है, और वैसे भी कोविड का दौर चल रहा था। तो मैं यूट्यूब और गूगल और ये और वो, और उससे मैंने बड़ी पूरी अच्छी रिसर्च बांग्लादेश की सब वो चीज़ों से गुजरा, देखा, एक आइडिया लिया कि किस तरह का होगा सब, फिर उसको। खोए हुए सफात से पहले कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल में पता आखिरी शब के हम सफर, इसमें बंगाल का जिक्र बड़े खूबसूरती से आया है। और बाद में फिर जो कि सकूत ढाका के बाद रजिया फसीह अहमद का नॉवेल है मेरे ख्याल में सदियों की जंजीर, उसमें भी सकूत ढाका पर तफसील से वो नॉवेल है, बहुत अच्छा लिखा। मगर मुझे जरा सा उनसे वो था, मैंने पूछा भी था उनसे कि इख्तिताम जो उसका था बहुत ही रवा रवी में, पता नहीं क्यों जल्दी खत्म कर दिया गया, हालांकि इट नीडेड सम मोर डिटेल्स। मगर आप कारी जो है आपके यहाँ कारी को आखिर तक आप बांधे रखते हैं, आपके यहाँ एहतियात भी है कि थोड़े एहतियात से लिखा, तो इसकी भी शौरी कोशिश थी या ये बस रॉ में बहता चला गया? शायद कह सकते हैं शऊरी, मगर मेरा ख्याल है कि जब हम लोग लिखते हैं तो एक लाशऊरी अमल तो चल रहा होता है हाँ, चल रहा बस। होता है। और हम ना चाहते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि कहानी अपना ट्रैक बदल लेती है। कई बार ऐसा होता है कि किरदार नई नई शक्ल में सामने खुद आ रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कहानी आपको लेकर चल रही होती है, किरदार आपको गाइड कर रहे हैं। आपके जहन में कुछ और शक्ल होती है। तो और फिर सबसे बड़ी बात ये कि एक आपका अपना एक अंदाज फिर भी साथ होता है, और आप अपनी शख्सियत से भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। लाइक कोई भी कहे, कितना ही बड़ा नॉवेल निगार क्यों ना हो, कि मैं इसमें नहीं हूं, मैं नहीं मानूंगा। हाँ, मैं कहूंगा वो है, किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। यानी मैं खुद भी किसी न किसी कैरेक्टर में मौजूद था। मौजूद, बिल्कुल। तो तो जिंदगी एक गुजारने की एक शक्ल है, वो मेरा ख्याल है नॉवेल के अंदर शामिल हो जाएगी। आपके भी ड्रामों में आप कहीं ना कहीं शामिल हो जाते हैं। हाँ, नहीं, या हमारी अक्सर। इवन मैंने देखा कि हमारी नफ्सियात शामिल हो जाती है, हमारी जल्दबाजी और हमारा पैशन भी शामिल हो जाता है। होता है। आपके किरदार खुसूसन सिर्फ नाजुक बड़े लतीफ पैराए पे सामने आते हैं, इनकी जबान, इनका रख रखाव, इनकी ट्रीटमेंट, जैसे ड्रामे के किरदार। मुझे जो बड़ी हैरत हुई इस नॉवेल में खास तौर पे कि ये सारे लगता था कि ड्रामे की कैरेक्टर और कोई हम टेली फिल्म या टेली ड्रामा देख रहे हैं। तो आपने ड्रामा क्यों नहीं लिखा अब तक? मैंने लिखे एक दो ड्रामे, मगर फिर आप जैसी शख्सियत को देखकर मैं सहम गया और मैंने कलम थाम दी और उसके ऊपर बैठ गया। आप हमें बदनाम कर रहे हैं। नहीं, वाकई यू मस्ट राइट प्लेस। ये जो आपका कैरेक्टराइजेशन है, आपके कैरेक्टर बड़े नफीस और बहुत अच्छे। यही बात मुशर्रफ आलम जौखी ने एक बार कही थी मुझसे। हाँ, वो मुझसे कह रहे थे कि आप नॉवेल लिखिए और आप ड्रामे लिखिए, और मैं चाहूंगा कि वो इंडिया में आए, मतलब ये कि टीवी तक आए। टीवी तक है। तो उनका शायद टीवी से कोई ताल्लुक था या स्टेज से वहाँ ताल्लुक था। हाँ, एक जमाने में था, जी हाँ। जी, तो मैंने कुछ अफसाने अपने ड्रामों में चेंज करके उन्हें भेजे भी थे, फिर वो बात आई गई हो गई। मगर ये कि मुझे लिखते समय अंदाजा हुआ था कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये काम, कि मैं उसकी एक शक्ल बना सकता हूँ ड्रामा। मगर फिर वो बात बनी नहीं, फिर वो बात कहीं और रह गई। आपको पता है लिखने के तजुर्बात तो चलते रहते हैं। नहीं, आप फिर से उसको, वो जो आपने जंबील में डाल दिए हैं डब्बे में वो ड्रामे, उसको निकालिए साहब, उसको जरा सा फिर से संवार सुधार करके सामने लाइए। हाँ, आप फिक्शन के अलावा जो है साहब, अच्छा नहीं, एक बड़ा अच्छा सवाल ये था कि टैगोर को आपने खूब अच्छी तरह कोट किया है, बड़ा इम्प्रेसिव है, हर बंगाली खुश हो जाएगा मुझ समेत। खूबसूरत नज़में आपने इस्तेमाल की हैं, मगर बंगाल के पस मंजर में नजरुल इस्लाम को क्यों नहीं? अव्वल तो नजरुल इस्लाम पर मेरा मुताल्ला कम है ना होने की वजह से हाँ। नहीं पढ़ा। गीतांजलि भी मैंने पहली बार पढ़ी आज से चंद साल पहले, जब मैं डॉक्टर खालिद सोहेल के साथ इन सर्च ऑफ विजडम नाम का प्रोग्राम कर रहा था कनाडा 1 टीवी पे। तो उस वक्त उन्होंने कहा मुझसे कि बुलंद यार, कुछ किताबें हैं मेरे जहन में, कुछ किताबें मेरे जहन में थी। उन्होंने कहा ये किताबें हैं जो मेरे जहन में, और मैं चाहता हूँ कि इसको इस तरह से रखें। मैं हमेशा से उनके लिए खास मेरे दिल में एक वो है। मैंने कहा जी सर, आप फरमाइए किस मौजू पर बात करनी है। तो कहने लगे कि गीतांजलि पे बात करेंगे।
मैंने कहा मैं पढ़ लूं पहले, मैंने गीतांजलि नहीं पढ़ी, इससे पहले 1-2 नज़रों कभी पढ़ी थी, मगर मुझे लगा कि इसमें रूहानियत बहुत ज़्यादा है और मजहबी इफेक्ट हैं, तो मुझे लगा कि ये और कहीं और ले जा रही। इससे हैं। तो कहने लगे नहीं नहीं इसको पढ़ लो यार, ये इसका इंप्रेशन जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों उन्हें नोबेल प्राइज मिला और क्यों एक शक्ल बनी। तो मुझे हमेशा से सियासत में दिलचस्पी रहती है और मुझे हमेशा से ये डायमेंशंस जानने में, मैंने कहा यार देखना चाहिए कि शायर क्या कहना चाहता है और इसकी किस तरह से कनेक्शन डेवलप हो। तो यूं मैंने गीतांजलि पढ़ डाली, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, और उसका उर्दू में भी ट्रांसलेशन है, ख्याल है कि नियाज फतेहपुरी साहब का बहुत अच्छा, अब तो बहुत आ गया मैंने, वो मुझे रेख्ता पे मिल गया था। और यूं मैं गीतांजलि से वाकिफ हुआ और बहुत मुतासिर हुआ। एक एक नज्म पर मैं सर पकड़ के बैठ जाता था, अरे यार मैंने कहा क्या आदमी है यार, क्या आदमी है। तो मैं जब गीतांजलि पर हो गई गुफ्तगू खत्म, तो जब ये नॉवेल लिख रहा था और इत्तेफाक से मेरी मशरक़ी पाकिस्तान का वाक़या आया, और मैं चूंकि उसमें प्रोटोगोनिस्ट खुद हूँ और एक लड़की बनकर मैं लिख रहा हूँ, तो मैं लड़की में उतर कर हूँ, मतलब ये कि मेरा कैरेक्टर तो 25 से 30 साल के दरमियान की एक लड़की का है। तो मैं, मेरे जो ख्यालात, मेरे जो एहसासात, मेरी जो रूमानियत है, उसको मैंने फिर टैगोर से ही कनेक्ट कर लिया। तो उसके अंदर वो दोनों अंसर मिल रहे थे, एक तो सेकंड वर्ल्ड वॉर पीछे से आ रही है और आगे से फिर एक रोमांस भी था। तो मैंने कहा कि मैं एक दरमियानी राह निकालता हूँ, इश्क हकीकी में इश्क मजाजी भी ढूंढता हूँ, और इस तरह से ये दोनों चीजें यहाँ मिल जाएंगी कि टैगोर की भी एक नई थोड़ी सी एक शक्ल बनेगी नज्म की, क्योंकि मैं उसको एक अलग एक अलग तस्वुर से और एक अलग कैरेक्टर के पस मंजर में, कि मेरी जो हीरोइन है, जो मेरी जो प्रोटोगोनिस्ट है, वो किसी के प्यार में गिरफ्तार है और वो टैगोर को कोट कर रही। तो तो इसमें एक रोमानवी पहलू निकल रहा है। अच्छा, तब ये कनाडा और मगरिब में वॉलंटियरिज्म जो है, ये एक सवाल बड़ा अच्छा है कि आप फिक्शन के अलावा खूबसूरत टीवी प्रोग्राम्स और टीवी शोज करते हैं और बेशुमार करते हैं, दुनिया जानती है और मानती है, मगर एक कमिटेड डॉक्टर के अलावा आप वॉलंटियर भी हैं। इस एहसन तरीके से करते हैं आप कि इसकी कुछ तफसील बताइए, बड़ी अच्छी तफसील तस्वीर में एक झलक देखी थी हम लोगों ने, इसके बारे में बताइए। जी हाँ, ये एक तरह से एक वॉलंटियर हॉस्पिटल मैंने इनिशिएट किया था अम्मी के नाम पर। देखिए जावेद भाई, हम इमरान खान तो नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी होते और बात करते और 10,000 लोग डोनेशन दे देते, ना हमारे पॉकेट में इतना पैसा है कि हम कोई जमीन खरीदते और एक बड़ा सा अस्पताल खड़ा कर देते। हाँ, लेकिन जदीद जहन के आदमी है, और सच्ची बात तो ये है कि आजकल दौर भी हुआ है, दौर में आजकल तो दौर भी रिमोट लर्निंग का और रिमोट मैनेजमेंट का और रिमोट इवन हम लोग तो अब कंप्यूटराइज तरीके से कोलोनोस्कोपी करने लगे हैं बकौल कैसे, पेशेंट हमारा पाकिस्तान में है और हम यहाँ से बैठकर जो है उसकी इंटेस्टाइन की तस्वीरें खींच लेते हैं। तो इस हद तक आगे चले गई बात, सर्जरी कर रहे हैं यहाँ से बैठ के, कंप्यूटर सर्जरी कर रहे हैं और हम यहाँ बैठे हुए हैं, और बहुत कुछ हो रहा है। तो जिस तरह से रिमोट मेडिसिन, रिमोट साइकेट्री, रिमोट डर्मेटोलॉजी, एवरीथिंग इज गेटिंग देयर पॉपुलर, और अब वो दौर आने भी वाला है कि हम इंटरनेट और इसके थ्रू ही सब कुछ करेंगे। तो मुझे ख्याल आया कि मैं एक पूरा हॉस्पिटल क्रिएट कर दूं। अब ये मेरा तजुर्बा भी था 20 साल का अस्पताल में काम करने का, कि और चूंकि मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट में रहा भी हूँ और इत्तेफाक से मैं हॉस्पिटल कई दौर में आजकल भी अपना डिपार्टमेंट रन कर रहा हूँ, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी हूँ। तो मैंने उसका पूरा जो है एक स्ट्रक्चर तैयार किया और अम्मी के नाम से, कि मिराज नसीम हॉस्पिटल एंड हिमायत अली शायर फाउंडेशन करके, इस तरह से। और उसको मैंने, चूंकि बहुत सारी लीगल प्रॉब्लम्स थे, तो उसको मैंने इस तरह से कनेक्ट किया कि पाकिस्तान में खुसूसन, क्योंकि मैं पाकिस्तान से भी लाइसेंस्ड हूँ, तो वहां पर भी लोगों का मुफ्त इलाज अगर उन्हें चाहिए, किसी किस्म की कंसल्टेशन चाहिए। अब इसमें मेरे बहुत सारे दोस्त आगे बढ़े, मेरे फैमिली मेंबर तो शामिल थे ही, लाइक मेरी बहनें, मेरे भाई, वो सब लोग उसके ऑर्गेनाइजेशन में आए, शामिल हुए, मेरे भांजे भतीजे, सब ने मिलकर मेरी मदद करी इस हवाले से कि उन्होंने उसकी स्ट्रक्चर में, उसकी तमाम शक्ल बनाने में। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये कि चले भाई, फैमिली मेंबर तो होते ही हैं, माँ बाप से किसको प्यार नहीं होता, लेकिन मेरे दोस्त जो हैं, जो हमेशा से मेरे करीब और मेरे जिगरी दोस्त, उन्होंने, तो कोई जनरल सर्जन है मेरा ब्रिटिश कोलंबिया में दोस्त उबैद ताहिर, मेरा दोस्त एक है सरवर शरफुद्दीन, वो अपने वहाँ होते हैं न्यूयॉर्क में मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, या कई एक दोस्त मेरे साइकेट्रिस्ट हैं, और
हमारे एक और दोस्त वसीम खान है जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पीट्स कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और इंटेंसिव केयर के एक दोस्त डॉक्टर हैं, सबने पूरी मिलकर टीम बना ली और यूं एक टीम बन गई। और मैंने बकौल कैसे उनको उनके लिए एज ए मॉडरेटर काम करना शुरू कर दिया। तो जो भी पेशेंट्स कंसल्टेशन चाहते हैं, फ्री कंसल्टेशन, स्पेशली इन पाकिस्तान, और ये तमाम डॉक्टर्स बहुत पढ़े लिखे हैं, ये बड़े आला तालीम याफ्ता हैं एक्सेप्ट मी सब पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, तमाम फेलोशिप किए हुए हैं, कई एक बोर्ड्स हैं उनके पास, और बहुत कीमती लोग हैं इस लिहाज से कि उनकी एक एक कंसल्टेशन मेरा ख्याल है $500-500 की यहाँ पर काउंट होती है। मैंने उनको फ्री ऑफर कर दी कि भाई जिन्हें इस हॉस्पिटल में आना है वो अपना प्रॉब्लम लिखें, हम आपको फ्री कंसल्टेशन यहाँ से दे देंगे, बल्कि चूंकि हमारी प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पाकिस्तान में काम करती है तो आप बस मेडिसिन ले लीजिए वहाँ जाके। तो एक तरह का वॉलंटरी काम था जो मैंने यूं मिराज नसीम वॉलंटियर हॉस्पिटल एंड हिमायत अली शायर फाउंडेशन के नाम से शुरू किया। इसकी पूरी एक वेबसाइट है, कोई भी दोस्त चाहें तो उस पर जा सकते हैं और अपने लिए फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन के मामले में मैं थोड़ा सा वो करता हूँ क्योंकि उसमें लीगल मसाइल आते हैं और ये सारे के सारे डॉक्टर्स भी बहुत इस मामले में सेंसिटिव हैं। तो आई डोंट नो, हिंदुस्तान में हम प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते इसलिए मैंने हिंदुस्तान शामिल नहीं किया, लेकिन ये सब डॉक्टर्स पाकिस्तान के भी प्रिस्क्राइबर्स हैं और अमेरिका के भी अपनी अपनी स्टेट्स में। तो इस तरह से एक काम, वो सब लोग मेरे साथ शामिल है, मैं अकेला नहीं हूँ, मगर ये ठीक है कि मैंने उसको इनिशिएट किया और मैंने उसको बना दिया। नहीं, बड़ा काम है सब, ये बहुत बड़ी चीज आपने बता दी बहुत। मगर कनाडा में भी जो कनाडा के दो हजरात हैं वो कंसल्ट कर सकते हैं, लाइक उनको एक ओपिनियन जरूर मिल सकती है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन नहीं देगा कोई। स्पेशली अमेरिकन जो डॉक्टर्स हैं वो लिखेंगे नहीं, और मैं खुद भी नहीं लिखूंगा, इसलिए कि उसमें लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं। पाकिस्तान में चल जाता है इसलिए कि पाकिस्तान में हम सब पीएमडीसी के मेंबर्स हैं। अच्छा। कोई भी आदमी नहीं चाहता, ये काम बड़ा सेंसिटिव है और एवरीवन नोज देयर रिस्पांसिबिलिटी, और इट्स वेरी लॉजिकल, ये ऐसा हवा में नहीं है, इट्स वेरी सीमेंटेड, और ये सब डॉक्टर्स बहुत ही मसरूफ लोग हैं, तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुफ्त में कोई मुश्किल मिले। ठीक है साहब, आपके हमारे बड़े अच्छे दोस्त करम फरमा बुजुर्ग काजी जकरिया भाई देख रहे हैं लखनऊ से, और लखनऊ से आपको आदाब कह रहे हैं, अदारा मीटर लिंक लखनऊ से आप दोनों हजरात की खिदमत में काजी जकरिया का आदाब। और ये भी बता दूं दोस्तों को कि बहुत जल्द काजी साहब जो हैं वो कुलियात शाया करना का प्रोग्राम बना रहे हैं हिमायत अली शायर साहब की, तो वो भी न्यूज़ बहुत जल्दी आपको दी जाएगी। बिट्टू सिंह हमारे दोस्त हैं, न्यूयॉर्क से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि योर वॉलंटियर वर्क इज़ वेरी कमेंडेबल। तो कनाडा और मगरिब में वॉलंटियरिज्म की बड़ी अहमियत है। हिंदो पाक के दोस्तों की हिम्मत अफजाई जरा सा करें इस बात से कि इनको क्या करना चाहिए कि वहाँ डॉक्टर भी हों या आम लोग जो हैं, वॉलंटियर का काम हमारे यहाँ इसका कल्चर अनफॉर्चुनेटली नहीं डेवलप किया गया, और ना ही इस सिलसिले में कोई खास तौर पर काम हुआ। ले देकर सोशल वर्क हमारे यहाँ इस नौयत का जरूर है, खुसूसन पाकिस्तान में। तो खैर मैं ब्लेम इसलिए नहीं करता कि हमारी सोसाइटी वैसे ही बहुत सारे मसाइल का शिकार, वो बेचारे अपनी जिंदगियों में इतने जो 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 कुछ भी आजकल चल रहा है वो इतनी मुसीबतें हैं कि क्या आप किसी से कहेंगे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, लाइक के हम जिस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं या हम जिस पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस किस्म की हमारी एक शक्ल है, सोच है, हमें शायद ज़्यादा इस मामले में सबसे आगे होना चाहिए। हमें एक दूसरे का हाथ थामने के लिए, तो उसके लिए बाज़ाब्ता एक शक्ल डेवलप होनी चाहिए। उसके लिए ऑफ कोर्स सबसे बड़ा रोल मीडिया का है कि हम मीडिया के थ्रू लोगों को एटलीस्ट इस रुख पर लेकर जाएं। हमारे यहाँ ले देकर यही चलता है कि साहब डोनेशन दे दी जाए, और आजकल तो वो भी बायस हो गया है कि आप अपनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देते हैं, और नहीं तो फिर कुछ इदारे ज़रूर हैं, लेकिन प्रॉब्लम इतना ज़्यादा करप्शन का है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आप जो पैसा दे रहे हैं वो आया कि सही हाथों में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। तो वो पैसा भी अब आजकल जो है वो नई नई शक्लों में सामने आना शुरू हो गया है, तो लोग बाग बड़े महदूद और बहुत डर गए हैं, स्पेशली यहाँ बैठे हुए लोग जिन्होंने किसी तरह से अपनी ज़िंदगी बना ली है और जो चाहते हैं कि वहाँ पर लोगों की खिदमत करें, वो भी अब थोड़े सहम गए, क्योंकि बहरहाल यहाँ पर भी पैसा कमाना आसान नहीं होता है, हम और आप जानते हैं कितना मुश्किल है। मगर ये कि मेरा ख्याल है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो इट्स ऑल बेस्ड ऑन कि आप और हमारे मुल्क में इस मामले को कितना संजीदगी से लिया जा रहा है और उसको किस तरह से डेवलप किया जा रहा है सोसाइटी में फ्रॉम द बिगिनिंग, बचपन से। यहाँ जो है ये स्कूल से ही मामला शुरू हो जाता है कि बच्चों को वॉलंटियर वर्क करने के एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं कि साहब आपको 20 आवर्स काम करना है तब आपको इतने नंबर मिलेंगे। जब तक जड़ों में ये बात नहीं हो तो आगे बड़े होकर के वो काम नहीं कर सकता। सही कह रहे हैं आप।
तो अब जिगर डॉक्टर बुलंद इकबाल भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने न सिर्फ अपना कीमती वोट या वक्त दिया, बल्कि हमारी अदबी, समाजी और फलसफियाना मालूमात में बेशकीमत इजाफा किया। और दोस्तों को बताता चलूं कि हजरत कैन में यानी वेकेशन पर हैं और ज्यादती उनके साथ थोड़ी सी हमने कर दी है, तो इसके लिए शजिया भाभी साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया, और बच्चा पार्टी का भी शुक्रिया कि उन्होंने अपना 1 घंटा कुर्बान किया, बल्कि 1 घंटे से कुछ ज्यादा। और अगर कोई बात रह गई हो, हमने बड़ी बातें की मगर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात रह जाती है, तो बिला तकल्लुफ बता सकते हैं जी। कुछ खास तो नहीं, बस ये कि आजकल एक सिलसिला मैंने नया शुरू किया है। पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटी से हमारे एक और डॉक्टर दोस्त हैं, डॉक्टर शहजाद, वो मेरे से कुछ कांटेक्ट में आए, तो उन्होंने कहा कि 5 सवाल मैं आपसे किया करूंगा। मैंने कहा कि मैं 5 नमाजों की तरह आपको ऑनेस्टली उसके जवाब दूंगा, चाहे वो किसी भी नौइयत के हों, नफ्सियाती मौजू हो या समाजी कोई भी मौजू हो, फिलोसफिकल हो या फिर पॉलिटिकल हो। और ऑफ कोर्स उसके ऊपर मैं खुद भी कभी स्टडी करूंगा, क्योंकि हर चीज़ हर आदमी नहीं जानता, तो पढ़ना तो चाहिए। दूसरा एक और काम ये जो मेरे किस्मत में और मेरे फेवर में हुआ, ये कि कुछ अर्से पहले अचानक एक साहब ने मुझे बताया कि ये भी इस्लामाबाद से खबर आई कि मेरे पर एमफिल किया जा रहा है मेरी तख्लीकी काम के ऊपर, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि इत्तेफाक से मेरा किसी से इस तरह का कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं कोई पब्लिक रिलेशन का इस तरह से कोई आदमी हूँ नहीं, ना ही मेरे कोई लिंक्स हैं, ना ही कोई जुड़ना जुड़ाना है किसी से। मैं ले देकर यहाँ अपना काम करता हूँ फैमिली में, और डॉक्टरी करता हूँ या लिखता लिखाता हूँ। तो कुछ चाहने वाला, किसी को शायद मेरा मौजू पसंद आ गया, तो अचानक एक साहब का कांटेक्ट हुआ, डॉक्टर इम्तियाज, शायद वो देख भी रहे हो, यूनिवर्सिटी से मेरा उनसे कभी कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई मेरे एक तालिब इल्म रहीम, वो आप पर एमफिल करना चाह रहे हैं और मैं आपको उसका एब्स्ट्रैक्ट भेजना चाहता हूँ कि ये उनका मौजू है और ये उनके डायमेंशन है, ये सीरियस काम आपके तमाम तख्लीकी काम पे हो जाएगा। तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि यार मुझ जैसा बंदा जो कम कमी तेरी बारगाह की तरफ आता है, उस पर इतनी नवाजिशें हो गई, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी की बात थी कि मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि जो भी अल्लाह कलम मैं लिख रहा हूँ या अल्लाह कलम काम कर रहा हूँ, उसको लोग इतना सीरियस ले लेंगे। फिर अभी पिछले हफ्ते भी एक साहब का मैसेज आया, और उन्होंने डॉक्टर शहजाद के जरिए से कांटेक्ट किया और कहा कि बुलंद साहब से मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, वो मेरे कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, ये कोई और बुलंद इकबाल हैं जिनसे मैं कांटेक्ट में चला गया हूँ, मैं इन बुलंद इकबाल से यानी मुझसे कांटेक्ट में आना चाहते हैं। मैंने उन्हें फ़ोन किया, उनका नंबर लिया, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने MA का थीसिस मेरे नॉवल, जो नया नॉवल आया है खोए हुए सफात, उस पर कंप्लीट किया। उनका नाम जान आलम साहब है। तो मेरे लिए ये न्यूज़ जो इस हफ्ते आई और पिछले 2 महीने पहले आई, वो खासी बड़ी है मेरे लिहाज से। मुझे पता है कि लोगों पर बहुत काम होता है और वो लोग यकीनन डिजर्व करते हैं, मगर टू बी ऑनेस्ट मैं अपने आप को इतना डिजर्विंग नहीं समझता हूँ। मगर मुझे बहुत कुछ मेरी लियाकत से ज्यादा मिल गया, और बहुत कुछ मिल गया, मतलब यही मेरा सबसे बड़ा ऑनर है। मैंने जिंदगी में अगर कोई अवार्ड, कोई ऑनर कभी कभी सोचा था, तो वो यही था कि लोग इस बात पर कुछ सीरियसली कुछ काम हो जाए और ये वाकई जो कुछ भी है इसकी कोई शक्ल बन जाए। तो मुझे बहुत अंदर से सेटिस्फेक्शन की फीलिंग है कि खुदा का शुक्र है कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत किया मैंने, उसका मुझे बहुत अच्छा वो कुछ मिल गया जो मैंने कभी तस्वुर नहीं किया। तो इस लिहाज से मैं अपने आप को थोड़ा थोड़ा कामयाब समझने लगा हूँ। जैसा काम, मतलब डॉक्टरी मिल गई मुझे, वैसे अदब भी थोड़ा बहुत मिल ही गया। वाह वाह, यानी ये जो खबर है कोई मामूली खबर नहीं है। आप वापस टोरंटो आए तो ईमानदारी से एक डिनर तो बनता है। जरूर बेहतरीन। संजय साहब, दोस्तों आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। और जाते जाते कोलकाता से देखिए हमारी एक दोस्त हैं गजाला हैदर साहिबा, वो देख रही हैं और वो आदाब कह रही हैं कि कलकत्ते में, इंडिया में साहब काफी आपके चाहने वाले हैं, ऐसी बात नहीं। क्या बात। तो वहाँ भी रिसर्च आपके ऊपर होगा, जरूर होगा, किताबें वहाँ भी छप रही हैं बहुत। तो दोस्तों आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया कि हर शंबा की शब यानी सैटरडेज की सुबह आप मेरी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं और साथ ही अपनी मोहब्बत और दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने दोस्तों, अजीज़ों और कभी कभी ससुराल वालों को भी आवारगी पे रागिब किया करें कि हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करवाया करें कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग जले तो तादेर रोशनी होती है। अगले हफ्ते अगस्त की 20 तारीख आपकी मुलाकात डॉक्टर मुस्तफ़ा मीनाई से होगी। आप हजरत अमीर मीनाई के पड़पोते हैं, उसके इफ्तिखार रखते हैं। अगर आप भूल रहे हैं कि अमीर मीनाई कौन है, तो आप सुनेंगे उस दिन, उनकी बड़ी मशहूर गज़लें भी हैं।
और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ाते हैं। इनकी गुफ्तगू से मुस्तफीज होने के लिए ज़रूर शिरकत करें। तो हजरात अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। नवाजिश, बहुत शुक्रिया। किबला आप रुकें। जी सर। एक सेकंड। नवाजिश, खुश बात।